वैसे दोस्तों अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि मुसीबत में हर कोई साथ छोड़ देता है, लेकिन वहां पर भी यानी कि मुसीबत में भी जो साथ हमेशा खड़ा रहता है वो व्यक्ति है माँ। क्योंकि व्यक्ति को कितना भी दर्द हो, तकलीफ हो, एक माँ अपने बच्चे का साथ कभी भी नहीं छोड़ती। और ऐसा ही कुछ आज की स्टोरी में हम लोग देखने भी वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं नवीन। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। कहानी फ्लोरिडा की है, जहां पर जेरी माइकल विलियम्स अपने छोटे भाई और अपने माता पिता के साथ बड़े ही मजे से समय को बिता रहा था। दरअसल उसके पिता एक बस ड्राइवर और उसकी माँ बेबी टेक केयर में काम किया करती थी। वैसे तो उनके घर में पैसे की अक्सर तंगी चलती ही रहती थी, लेकिन उसके पिता ने फिर भी ऐसी तंगी चलने के बाद भी उन्हें एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया। और वहीं बात अगर विलियम्स की जाए तो वो भी पढ़ाई में काफी ज्यादा अच्छा था। जिस तरह का रिजल्ट की उसके घर वाले उससे आस करते थे, वो उनसे कहीं ज्यादा बढ़कर परफॉर्मेंस दिखाता। इसी तरह चलते चलते वो हाई स्कूल में पहुंच गया और वहां पर भी उसकी हर तरह की बात अगर परफॉर्मेंस की जाए तो वो हर जगह अपना बेस्ट दे रहा था और उसे बेस्ट मिल भी रहा था। बात चाहे पढ़ाई की जाए, पेंटिंग की, म्यूजिक की या फिर खेलने में फुटबॉल की ही क्यों न ले लें, टोटली बात अगर देखी जाए तो वो काबिलियतों से भरा खड़ा था। और यही कारण था कि वो हाई स्कूल में स्टूडेंट काउंसलिंग का प्रेसिडेंट भी बन गया। बिल्कुल इसी तरह बड़े ही मजे से सब कुछ बीत रहा था। और इसी तरह चलते चलते उसको एक डेनिस नाम की लड़की मिलती है, जिसके बाद वो लगातार मिलते रहते हैं और उन दोनों के बीच प्यार बढ़ने लगता है। और इसी तरह जब उनका हाई स्कूल पूरा होता है तो वो अपने माता पिता को जाकर बताता है कि इस तरह मुझे ये लड़की पसंद है और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। जिसके बाद उसके घर वालों ने भी कहा कि हाँ, लड़की सुंदर है, तुम शादी जरूर करो। और इसी तरह चलते चलते 1994 में उसने डेनिस के साथ शादी कर ली। अभी भी बड़े ही प्यार से सब कुछ चल रहा था। वो दोनों लविंग बर्ड्स अपनी जिंदगी में काफी खुश थे। और इसी तरह चलते चलते 1999 में उनके घर पर एक लड़की होती है। लड़की के आने से उन दोनों में और भी ज्यादा प्यार बढ़ जाता है। और दूसरी तरफ अगर बात माइकल की जाए तो वो अपना और भी ज्यादा अब टाइम घर वालों के साथ स्पेंड करने की कोशिश करने लगता है। एक दिन ऐसा आया जब उसका दोस्त ब्रायन विंडस्टन उसके घर पर उससे मिलने के लिए आता है कि अपनी जिंदगी में अब क्या चल रहा है, आखिरकार अब तुम क्या कर रहे हो और फैमिली का क्या हालचाल है। तो माइकल बताता है कि सब कुछ बिल्कुल मस्त है, इस तरह अपने घर पर एक छोटी गुड़िया हुई है और सब बस लाजवाब चल रहा है। जिसके बाद उसके दोस्त ने कहा कि वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर बाय मिस्टेक फ्यूचर में हो ना हो, लेकिन सोचकर देखो अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो तुम्हारी इस फैमिली का क्या होगा, तुम्हें इनके बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए। जिसके बाद माइकल ने भी कहा कि इस बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, कि भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन अगर हो गया तो इसके बारे में तो हमने कभी प्लान ही नहीं किया। जिसके बाद उसने उसी की कंपनी से, उसके दोस्त की कंपनी से अपना और अपने फैमिली के हर एक मेंबर का इंश्योरेंस करवा लिया। जिसके बाद उसका दोस्त वापस चला जाता है। जिसके बाद इसी तरह टाइम बीतने लगता है और माइकल अपने फैमिली के साथ पूरा टाइम बड़े ही मजे से बिताने लगता है। जिसके बाद टाइम आता है 2000 का, जब हफ्ते के वीकेंड पर माइकल अपनी वाइफ को अपनी गाड़ी में बोट को बांधते हुए कहता है कि आज हफ्ते का आखिरी दिन है, मैं थोड़ा घूमना चाहता हूँ और आते हुए एक बतख का शिकार तुम्हारे लिए जरूर करके लाऊंगा। वैसे भी आज हमारी एनिवर्सरी है तो मैं दोपहर होने से पहले ही वापस जरूर आ जाऊंगा, क्योंकि आखिरकार हमें एनिवर्सरी की तैयारी भी तो करनी है। आखिरकार तुम अकेली क्या क्या करोगी। जिसके बाद उसने कहा कि ठीक है, आराम से जाना। और माइकल सुबह सुबह अपनी गाड़ी लेकर शिकार पर निकल पड़ता है। लेकिन दोपहर को बीते हुए अभी काफी टाइम हो चुका था, लेकिन माइकल अभी तक वापस नहीं आया था। जिसके बाद उसकी वाइफ काफी ज्यादा परेशान होने लगी कि अभी तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। जिसके बाद वो अपने माता पिता के पास फोन करती है कि इस तरह माइकल इस तरह शिकार पर गया था, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। तो उसके पिता ने कहा कि मैं अभी जाकर थोड़ा छानबीन करता हूँ कि आखिरकार वो कहां पर गया और अभी तक लौटकर क्यों नहीं आया। इसके अलावा उसकी वाइफ ने उसके खास दोस्त ब्रायन के पास भी फोन किया कि इस तरह वो घर से बाहर गए थे और बतख का शिकार करने के लिए गए थे, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए हैं। तो ब्रायन ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं जानता हूं कि वो अक्सर शिकार करने के लिए कहां पर जाता है और आज से पहले भी हम लोग कई बार साथ शिकार करने के लिए गए हैं। मैं वहां पर जाकर चेक करता हूं कि अभी तक वो वापस क्यों नहीं आया। जहां पर उसकी खोज के लिए ब्रायन के अलावा उसके माता पिता, आस पड़ोस वाले और काफी सारे और मेंबर्स भी उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। ब्रायन वहां पर जाता है जहां पर वो अक्सर उसके साथ बोटिंग करने के लिए आया करता था या फिर शिकार करने के लिए आया करता था।
वहां पर उसकी वो गाड़ी अभी भी मौजूद थी जो कि वो घर से लेकर निकला था, बोट लेकर कि मैं शिकार करके वापस आऊंगा। लेकिन खास बात ये थी कि वहां पर सिर्फ उसकी गाड़ी मौजूद थी, बोट नहीं। जब वो लोग वहां पर जाकर बोट को चेक करते हैं, थोड़ा आसपास जाकर ढूंढते हैं, तो वहां पर वो बोट मौजूद नहीं थी। जिसके बाद उन लोगों ने बिना देरी किए पुलिस को बुला लिया कि जनाब आप पहले ही मामला संभाल लीजिए, हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह का जो व्यक्ति यहाँ पर शायद गुम हो गया है उसे कोई परेशानी हो, तो प्लीज़ आप अपना बेस्ट दीजिए और इसके अंदर जाकर या फिर जिस तरह की भी आप छानबीन करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे दोस्त को, हमारे बेटे को और उसके पति को ढूंढ कर ले आइए। हो सकता है वो दूसरी तरफ जाकर फंस गया हो, तो आप प्लीज जाकर एक रेस्क्यू टीम भेज दीजिए। लेकिन इतना सब कुछ चल ही रहा था कि तभी अचानक से एक तूफान आ जाता है और तूफान के कारण मजबूरन उन सभी लोगों को वहां से वापस आना पड़ता है। जब वहां का माहौल अगले दिन या फिर 1-2 दिन बाद जब नॉर्मल होता है तो पुलिस और उसके फैमिली मेंबर फिर से उसे ढूंढने के लिए वहां पर जाते हैं बोट साइड पर। लेकिन वहां पर एक बात खास ये थी कि वहां पर माइक की नाव मौजूद थी, लेकिन नाव में अभी भी माइकल मौजूद नहीं था। और यही एक डरावनी बात भी थी क्योंकि वहां पर मौजूद पुलिस का मानना था कि अगर माइकल बाहर नहीं है और उस कश्ती में भी नहीं है जो कि तालाब के बिल्कुल बीच में अकेली घूम रही है, तो हो सकता है इस तूफान के कारण या फिर उससे पहले ही उसकी नाव पलट गई हो और वहां पर मौजूद काफी सारे मगरमच्छों ने उसे अपना शिकार बना लिया हो। इसी तरह कुछ दिनों तक और उसकी छानबीन यूं ही चलती है, लेकिन वहां पर माइकल का नामो निशान नहीं मिलता। जिसके बाद धीरे धीरे इस फाइल को बंद कर दिया जाता है। लेकिन उसकी माँ अभी भी थी कि मानने को तैयार ही नहीं थी कि मगरमच्छों ने उसका शिकार कर लिया होगा, क्योंकि उसकी माँ का कहना है कि अभी दिन सर्दियों के चल रहे हैं और सर्दियों में मगरमच्छ अपना शिकार नहीं करते, वो पूरी तरह से सोने में व्यस्त रहते हैं और जब ठंड के दिन चलते हैं तो वो काफी ज्यादा सुस्त पड़ जाते हैं। और यही कारण है कि जो मगरमच्छ जहां पर भी पड़ा है वो वहीं पर पड़ा पड़ा सोता रहता है। और इसी तरह इस बात को बीते हुए लगभग 6 महीने हो जाते हैं। जिसके बाद माइकल की वाइफ कोर्ट में जाती है और वहां पर जाकर कहती है कि सर प्लीज माइकल का डेथ सर्टिफिकेट बनाकर मुझे दे दीजिए। और डेथ सर्टिफिकेट के साथ साथ उसे इंश्योरेंस के तौर पर $1.5 मिलियन भी मिलते हैं। सभी लोगों ने अब तक ये बात मान ली थी कि शायद उसे मगरमच्छों ने या फिर किसी जानवर ने अपना शिकार बना लिया, लेकिन अभी भी उसकी माँ थी कि ये बात मानने को तैयार ही नहीं थी। जिसके चलते वो हर रोज उस जगह पर जाती और नई नई इन्वेस्टिगेशन करके नई नई चीजों को खोज के कि यहाँ पर क्या है, क्या कुछ उसके बेटे से के केस से रिलेटेड है, ये सभी चीजें इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके पुलिस को ले जाकर देती। उसका कहना था कि वो इस तरह से किसी जानवर का मुझे नहीं लगता कि शिकार हुआ होगा, जरूर किसी न किसी तरह का उसके साथ हादसा हुआ है। और पुलिस उसके केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन ना करके उसके साथ नाइंसाफी हो रही है। इसी तरह घटना घटती रहती है। वो अक्सर अपनी बहू के पास वहां जाकर बताती है कि इस तरह कोई बंदा गायब नहीं हो सकता, और अपने अलग अलग जो भी उसने इन्वेस्टिगेशन करके खोज करके जो कोई फैक्ट्स उसने वहां से प्राप्त किए थे वो अपनी बहू को बताने लगती है। लेकिन ब्राउन की वाइफ कहती है कि माँ प्लीज मैं इन सब चीजों को भूलना चाहती हूँ, आप भी सच्चाई को मान लीजिए जैसे कि मैंने मान लिया है, और मैं इन सब चीजों को दोबारा याद नहीं करना चाहती। लेकिन अभी भी उसकी माँ थी कि मानने को तैयार ही नहीं थी कि वो किसी इस तरह मगरमच्छ का शिकार हो गया होगा। जिसके बाद एक टाइम ऐसा भी आता है जब डेनिस अपनी उसको माँ को बोलती है कि ये सब आप बिल्कुल गलत कर रही हैं, मैं उन सब यादों को दोबारा याद नहीं करना चाहती, मैं उन सब चीजों को पीछे छोड़कर जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, प्लीज मुझे उन सब चीजों को याद मत दिलवाइए। लेकिन उसकी माँ फिर भी उससे मिलने के लिए अक्सर जाती रहती थी। जिसके बाद डेनिस उससे काफी ज्यादा चिढ़ने लगी और उसने अपनी जो बेटी थी यानी उसकी पोती थी उससे भी उसका मिलना बंद करवा दिया। और इसी तरह लगभग 5 साल का समय बीत चुका था। जिसके बाद डेनिस और ब्रायन आपस में शादी कर लेते हैं। वैसे तो ब्रायन की पहले भी शादी हो चुकी थी, लेकिन उसने अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया और अब अपने दोस्त की ही वाइफ के साथ शादी कर ली। उन दोनों का रिलेशन 1 साल तक लगभग बड़े ही प्यार से बीतता है। जिसके बाद उनके बीच भी किचकिच शुरू हो जाती है। वो लगभग इसी तरह लड़ाई झगड़ा करते हुए भी 1 साल और निकाल देते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आता है जब डेनिस कहती है कि मैं तुम्हारे साथ और ज्यादा समय तक नहीं रह सकती, प्लीज मुझे डिवोर्स दो और मुझे फ्री करो। जिसका मेन कारण ये था कि ब्रायन का चक्कर बाहर मौजूद काफी सारी लड़कियों से चलता था। और जैसे ही इस बात का पता डेनिस को चलता है तो वो उससे कहती है कि ये सब क्या चल रहा है, तुम चाहते क्या हो,
तो ब्रायन ने कहा कि ये कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। डेनिस ने कहा कि ये सब झूठ किसी और के सामने बोलना, अगर तुम बाहर जाकर इसी तरह मुंह मारना चाहते हो तो जाकर मार सकते हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मुझे डिवोर्स दे दो। तो ब्रायन ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो डेनिस ने कहा कि इस तरह का तुम्हारा बाहर जाकर मुंह मारना और जगह जगह पूरे दिन दारू पीकर पड़े रहना, ये सब मैं सहन नहीं कर सकती, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। और इसी तरह उन दोनों के बीच मनमुटाव चलता रहता है। एक दिन ऐसा भी आया जब डेनिस अपनी गाड़ी निकालकर कहीं जा रही होती है तो ब्रायन उसकी गाड़ी में आकर बैठ जाता है और उसकी कनपटी पर बंदूक रख देता है और वो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, तुम मुझे अब छोड़कर वापस जा रही हो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। और कुछ ही देर बाद वो दोनों आपस में बातों में कुछ ज्यादा ही बिजी हो जाते हैं और ब्रायन इस बात को भूल जाता है कि उसने एक बंदूक ले रखी थी। जहां मौका मिलते ही डेनिस ने अपने हाथ में वो रिवॉल्वर ले ली और उसकी तरफ तान कर कहा कि मेरी गाड़ी से बाहर जाओ। और जब वो उस गाड़ी से भी नहीं उतरा तो वो पैदल पैदल ही भागकर पुलिस स्टेशन जाने लगी और उसने जाकर काउंटर पर बंदूक रखी। पहले तो पुलिस वाले भी नहीं समझ पाए कि ये क्या है, तुम चाहती क्या हो। तो उसने बताया कि इस तरह मेरा हस्बैंड मुझे काफी ज्यादा तंग कर रहा है और वो मुझे मारना चाहता है और ये गन मैं उसी की छीन कर लाई हूँ। जिसके बाद इतना कुछ देखते ही पूरी पुलिस फोर्स वहां पर जाती है और ब्रायन को धर लेती है, जहां पर ब्रायन के ऊपर केस चलता है और उसे जेल में जाने की सजा सुनाई जाती है। जब वो जेल में होता है तो उसके दिमाग में आता है कि मैं अकेला यहाँ जेल में क्यों रहूं, मैंने ये अपनी जिंदगी में उस लड़की के लिए, डेनिस के लिए क्या कुछ नहीं किया और उसी ने मुझे जेल में पहुंचा दिया। जिसके बाद उसने एक पुलिस को जाकर एक बात कही कि मैं कुछ आप लोगों को बताना चाहता हूं, लेकिन मुझसे वादा कीजिए कि उस हादसे में जो जो गलतियां हुई हैं उनमें से मुझे किसी भी तरह की कोई सजा नहीं मिलेगी। तो पुलिस भी खुश हो गई कि यार ये बड़ा अच्छा बंदा है, ये हमारा कोई ना कोई केस सोल्व करवा देगा। तो पुलिस ने कहा कि हाँ हमें बताओ और ब्रायन उन्हें शुरू से लेकर आखिरी तक का पूरा किस्सा बताता है, जिसमें उसने बताया कि माइकल और डेनिस की जब शादी हुई और जब वो उसकी पत्नी डेनिस से पहली बार मिला तो उसकी पत्नी को और ब्रायन दोनों को आपस में काफी ज्यादा प्यार हो गया। वो चुपके चुपके आपस में मिला भी करते थे, लेकिन अभी भी डेनिस के दिमाग में यही चल रहा था कि मेरे साथ माइकल है, मैं इनके होते हुए तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ, यार ये व्यक्ति मेरी काफी ज्यादा केयर करता है और मैं इसे सीधा जाकर नहीं बोल सकती कि मैं तुमसे डिवोर्स चाहती हूँ, आखिरकार कारण तो वो भी पूछेगा। तो ब्रायन ने बताया कि ये आइडिया भी उसी का था, क्यों ना हम लोग माइकल को रास्ते से ही हटा दें, यानी कि उसे जान से ही मार डाल, और इसके अलावा अगर तुम उसका इंश्योरेंस भी करवा दो तो हमें काफी सारा पैसा भी मिल जाएगा। जिसके तौर पर डेनिस को $1.5 मिलियन भी मिले थे। वैसे आपको पता ही होगा लगभग 5 या 6 साल पहले ये केस आप लोगों के सामने आया था, क्योंकि डेनिस का दूसरी तरफ ये भी मानना था कि अगर दिल कठोर करके इससे अगर मैं डिवोर्स मांग भी लेती हूँ तो सोसाइटी में मेरी काफी ज्यादा बदनामी होगी। इसके अलावा मुझे अगर अपनी बेटी को पाना है तो उसके लिए भी काफी लंबा केस चलने वाला है। जिसके तौर पर उन लोगों ने एक इसी बात को डिसाइड किया कि हम लोग इसे रास्ते से हटा देंगे। जिसके बाद एक ऐसा दिन भी आता है जब ब्रायन और माइकल आपस में दोनों मिलकर शिकार के लिए जाने लगते हैं, और ये वही दिन था जिस दिन उसने अपनी वाइफ को कहा था कि आज तो वीकेंड है, मैं थोड़ी बाहर घूम के आना चाहता हूँ और आते हुए तुम्हारे लिए बतख का शिकार करके जरूर लाऊंगा। जहाँ ये अकेला नहीं जबकि इसका ये दोस्त ब्रायन भी इसके साथ ही गया था। वो दोनों के दोनों अपनी अपनी बोट लेकर वहां पर पहुंचने लगते हैं। वहां पर बोट में उतरकर उन दोनों ने अपनी अपनी अलग अलग बोट ली और उन दोनों की बोट बिल्कुल सिमिलर एक दूसरे के पास पास चल रही थी। जिसके बाद ब्रायन ने माइकल से कहा कि यहाँ पर जरूर नीचे कुछ ना कुछ है। तो माइकल ने वहां पर खड़े होकर वहां पर झुककर देखने की कोशिश की कि यहाँ पर हमें किस तरह की कौन सी मछली मिल सकती है। तो ब्रायन ने पीछे से उसे धक्का दे दिया और जब वो उसके अंदर गिर गया और बाहर निकलने की कोशिश करने लगा तो उससे बाहर निकला नहीं गया, क्योंकि उसने जिस तरह का कॉस्ट्यूम पहन रखा था उसके अंदर काफी ज्यादा पानी घुस चुका था और वो पूरी तरह से भारी हो चुका था। तो उसने अपने दोस्त ब्रायन से कहा कि प्लीज मेरी मदद करो, लेकिन मैंने किसी भी तरह की उसकी कोई मदद नहीं की। लेकिन आखिरकार उसने एक लकड़ी के टुकड़े को पकड़ लिया और वो उसके सहारे ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन मैंने जब ये सब देखा कि इस तरह तो ये बच जाएगा, तो मैंने वहाँ मौजूद बतख मारने वाली बंदूक का मुंह उसकी तरफ किया और उसकी गर्दन पर शूट कर दिया और माइकल उसी टाइम हाथों हाथ अपनी जान गंवा देता है।
जिसके बाद वो उसकी बॉडी को उठाकर उसी की कश्ती पर रखकर वहां लेकर आता है किनारे के ऊपर, और किनारे से उठाकर उसकी डेड बॉडी को अपनी ट्रक के पीछे मौजूद डिग्गी में डाल देता है। ये दोनों इन सभी चीजों को काफी सुबह सुबह लगभग 5 बजे ही ये सब करने के लिए निकल चुके थे, जिसके चलते टाइम रहते वो वापस अपने घर पर जाता है और वहां पर जाकर वापस सो जाता है, ताकि वो घर वालों को बता सके कि मैं तो पूरी रात यहीं पर सो रहा था, और उसके ऊपर किसी तरह का कोई शक भी ना कर सके कि इसने कहीं उसको मार तो नहीं डाला। जिसके बाद जब सुबह होती है तो वो वापस अपना ट्रक लेकर सभी घर वालों के सामने वहीं से निकल पड़ता है कि हमारा बेटा तो अभी अभी यहाँ से निकला है। लेकिन वो उस टाइम अपने ट्रक को लेकर एक सुनसान जगह पर जाकर उसे एक सुनसान इलाके में खड्डा खोदकर गाड़ देता है। और यही कारण था कि माइकल जहाँ पर बोटिंग करने के लिए गया था वहां पर उसके बॉडी के ना तो किसी तरह का कोई हिस्सा मिला था और ना ही उसकी डेड बॉडी। जिसके बाद ये सब भी बातें कोर्ट तक पहुंचाई जाती है और यही कन्फेशन जाकर वो कोर्ट में भी करता है, और वो पूरी तरह से बताता है कि हम दोनों ने मिलकर कुछ इस तरह उसकी जान ले ली, उसे मारने वाला मैं सिर्फ अकेला नहीं था। जिसके बाद डेनिस ने कहा कि ये सब तुमने क्यों किया, तो उसने बताया कि ये सब मैंने उसका कत्ल तक तुम्हारे लिए किया था, तो मैं अकेला जेल क्यों जाने लगा। जिसके बाद उन दोनों को जेल पहुंचा दिया गया और कुछ इस तरह इन दो आशिकों की कहानी पूरी हुई। वैसे इस कहानी में उन दोनों लोगों ने एक मासूम इंसान की जान जरूर ले ली। दोस्तों जरा सोच कर देखिए, संडे का दिन हो और पूरा हफ्ता काम करने के बाद आपको एक छुट्टी मिले और आप उस छुट्टी को एंजॉय करने के लिए शहर से बाहर जाएं, जहां पर आप घूमने के लिए गए हैं, अपनी छुट्टी बनाने के लिए गए हैं। वहां पर जाते ही आपके सामने लाशों का ढेर आ जाए तो आप क्या करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही हुआ साउथ अफ्रीका के एक पुलिस ऑफिसर के साथ। जिस जगह को उसने अपनी छुट्टी मनाने के लिए सिलेक्ट किया था, वहां पर जाकर उसने देखा कि वहां से काफी ज्यादा अजीब बदबू आ रही है। इसके अलावा उसके पास एक पुलिस डॉग भी मौजूद था, और देखते ही देखते जब ये बदबू उस कुत्ते ने सूंघी तो वो फटाक से उन लाशों के ढेर के पास जा पहुंचता है। और जब उस कुत्ते का पीछा करते करते पुलिस ऑफिसर उन लाशों के पास पहुंचा तो पहले तो उसे भी समझ में नहीं आया कि यार इतनी सारी लाशें यहाँ पर कैसे आई। दरअसल ये मामला 17 सितंबर 1995 का है, जब साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग से 12 किलोमीटर जब दूर वो पुलिस ऑफिसर घूमने गया तो उसे वहां पर कुछ ऐसा मिला। वो एक पुलिस ऑफिसर था, जिसके चलते इस बात का तो उसे पता ही है कि किसी भी क्राइम वाली जगह के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। जिसके चलते सबसे पहले उसने अपने सभी ऑफिसर्स के पास कॉल किया और उसने बताया कि आखिरकार उसे क्या मिल गया है। और देखते ही देखते सारी की सारी पुलिस की टीम वहां पर पहुंच जाती है, और वहां पहुंचने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसमें सामने ये आया कि यहाँ पर कुल 10 लाशें हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो सारी की सारी डेड बॉडी लेडीज की है। उसमें काफी सारी बॉडी ऐसी मौजूद थी जो कि पूरी तरह से गल चुकी थी, और काफी सारी ऐसी जिनकी हड्डियां बिल्कुल साफ साफ देखी जा सकती थी, और कुछ बॉडी ऐसी भी थी जो कि अभी तक गली ही नहीं। सभी पुलिस वालों ने सिर्फ यही अंदाजा लगाया कि हो ना हो ये किसी न किसी सीरियल किलर का काम है। जिस हिसाब से यहाँ पर बॉडी पड़ी हुई है और कुछ बॉडी डिकम्पोज हो चुकी हैं और कुछ अभी भी ताजी लग रही हैं, तो इसका मतलब साफ है कि कोई ना कोई इन्हें मारता है और यहाँ पर लाकर पटक देता है। और उसके बाद पुलिस वालों ने अपने सभी की सभी रिपोर्ट्स चेक की कि आखिरकार शहर से कौन कौन सी लड़कियां गायब हुई हैं, किस किस की मिसिंग रिपोर्ट है और आज के समय में कौन सा सीरियल किलर एक्टिव है। बाद में पुलिस वालों ने स्पेशल इस केस के लिए एक टीम बनाई और इस केस को द एबीसी मर्डर नाम दिया गया। इस केस को एबीसी मर्डर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जो पुलिस वालों ने रिपोर्ट्स चेक की थी और वहां पर जो डेड बॉडी मिली थी वो साउथ अफ्रीका के उन 3 शहरों से रिलेटेड थी। बाद में और इन्वेस्टिगेशन की गई तो पुलिस को पता चला कि ये मर्डर सिर्फ और सिर्फ 10 नहीं हुए हैं। जिस तरह से ये सभी महिलाएं गायब हुए थी, बिल्कुल इसी तरह काफी सारी और महिलाएं भी गायब हो चुकी हैं। तो हो सकता है उन सभी को भी मार दिया गया हो। अभी तक सिर्फ और सिर्फ 10 लाशें मिली थी, लेकिन बात अगर उस मर्डरर की जाए तो उसने लगभग 38 महिलाओं को बड़े ही बेरहमी से मार डाला था। और पुलिस की अगर रिपोर्ट की बात की जाए तो इनकी संख्या लगभग 72 भी हो सकती है। और उस टाइम जब लोगों को इस केस के बारे में पता चला तो लोग इतने ज्यादा भड़क गए कि उस टाइम के जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे नेल्सन मंडेला, उन्हें अपनी विदेश यात्रा को रद्द करके उस क्राइम वाली जगह पर आकर खुद लोगों को ये कहा था कि मैं
मैं खुद इस केस के ऊपर पूरा ध्यान दूंगा और बहुत जल्द हम लोग उस सीरियल किलर को भी पकड़ लेंगे। और जैसा कि प्रेसिडेंट ने बोला था कि वो लोग उस सीरियल किलर को पकड़ लेंगे, बिल्कुल इसी तरह आखिरकार उसे पकड़ भी लिया गया। उस सीरियल किलर का नाम था मोजेस इटोले। मोजेस इटोले ने काफी सारी महिलाओं को मार डाला था, जिसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि इसकी संख्या लगभग 38 से लेकर 72 तक कहीं पर भी हो सकती है। लेकिन आखिरकार सवाल सामने यही आता है कि आखिरकार कोई इतना ज्यादा खूंखार कैसे बन सकता है, और इस बात का जवाब तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसके लाइफस्टाइल से ही जान सकते हैं कि आखिरकार उसकी जिंदगी में ऐसा क्या बीता जो वो लोगों से इतनी ज्यादा नफरत करने लगा कि उसने इतने सारे कत्ल कर दिए। मोजेस इटोले का जन्म 1964 में साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ। जब वो पैदा हुआ तो वो साउथ अफ्रीका के उस हिस्से में बड़ा हुआ जहां पर गरीबी काफी ज्यादा बुरे तरीके से अपने पांव फैला चुकी थी। लेकिन एक और दूसरे हादसे की अगर हम बात करें तो वो ये था कि जब ये सिर्फ 6 साल का था तो इसके पिता की डेथ हो गई थी। एक 6 साल का बच्चा जिसे इस बारे में कोई अंदाजा नहीं कि उसके घर पर एक जो मेन कमाने वाला व्यक्ति था वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो अब उसके साथ क्या होने वाला है। वही बात अगर इसकी माँ के बारे में की जाए तो वो भी कोई ऐसी ज्यादा कोई खास अच्छी जॉब पे नहीं लगी हुई थी कि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। वैसे भी बात अगर इसके भाई बहनों के बारे में की जाए तो ये परिवार में लगभग 6 से 7 भाई बहन थे और अकेले इसकी माँ इन सब का पालन पोषण नहीं कर सकती थी, जिसके चलते उसकी माँ ने कुछ ऐसा कदम उठाया कि इन सभी बच्चों की सारे के सारे हालात ही बदल गए। उसकी माँ ने उन सभी बच्चों को इकट्ठा किया और एक पुलिस स्टेशन के सामने जाकर उन्हें वहीं पर छोड़ दिया, और उन्हें छोड़कर वापस आने से पहले उसकी माँ ने उन सभी बच्चों को ये भी बात पूरी तरह से समझाई थी कि बेटा अब हमारे घर में कोई कमाने वाला तो रहा नहीं, तो हम अब एक साथ नहीं रह सकते, और जैसे ही यहाँ पर पुलिस तुम्हें आकर देखेगी और पूछेगी कि तुम कौन हो, तुम्हारा घर कहाँ पर है, तो प्लीज उन्हें ये मत बताना कि हम लोग कहाँ पर रहते हैं। वो लोग तुम्हारा अरेंजमेंट अपने आप कर देंगे। जिसके बाद ये सभी के सभी 6 से 7 भाई बहन वहाँ पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े होकर पुलिस वालों का इंतजार करने लगे कि आखिरकार वो लोग हमें आकर संभालेंगे और उसके बाद देखते हैं हमारी जिंदगी कहाँ जाती है। और बिल्कुल इसी तरह लगभग आधे घंटे बाद वहाँ पर पुलिस आती है और वो पूछती है कि हाँ बच्चों तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो। तो उन सभी भाई बहनों में जो सबसे बड़ा भाई था उसने कहा कि सर हम बेघर हैं, हमारे पास ना तो खाने के लिए खाना है और ना ही रहने के लिए घर। तो पुलिस वालों को ये बात काफी ज्यादा बुरी लगी कि यार ये काफी ज्यादा छोटे हैं और अभी खुद की संभाल तक नहीं कर सकते, जिसके चलते पुलिस वालों ने उन सभी बच्चों को अनाथालय भेज दिया। अनाथालय के भी हालात अगर साउथ अफ्रीका के देखे जाए तो वहाँ पर काफी ज्यादा गरीबी है। जब उन्हें अनाथालय ले जाया गया तो वो लोग वहाँ पर भी एक साथ नहीं रह पाए और उन्हें अलग अलग अनाथालयों में डाल दिया गया। लेकिन बात अगर अनाथालय की जाए तो और बच्चों के बारे में तो कुछ ज्यादा नहीं कहा जा सकता, लेकिन मोजेस इटोले ने बाद में खुद पुलिस के साथ मिलकर जब इसके बयान सामने आए थे तो इसने खुद बताया था कि वहाँ के जो वर्कर थे वो इसके साथ काफी ज्यादा बदसलूकी किया करते थे। और यही कारण था कि जब ये 8 साल का हुआ तो इसने ये बात ठान ली कि मैं यहाँ पर और ज्यादा टाइम तक नहीं रह सकता, और उसने डिसाइड किया कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। और एक दिन ऐसा भी आया जब वो वहाँ से भाग निकलता है। लेकिन अब सामने बात ये आती है कि आखिरकार वो जाएगा कहाँ। तो उसने डिसाइड किया कि वो अपनी माँ के पास वापस जाएगा। हो सकता है उस टाइम तो हम लोग परिवार में 6 से 7 बच्चे थे और अब तो मैं सिर्फ अकेला रह जाऊंगा, हो सकता है मेरी माँ मुझे एक्सेप्ट कर ले। ये बात काफी ज्यादा दुख भरी थी कि एक बच्चा इस बात की उम्मीद लगाकर जा रहा था कि शायद उसकी माँ उसे एक्सेप्ट कर ले। वैसे उसका घर वहां पर कोई आसपास में नजदीक नहीं था, जबकि उसके उस अनाथालय से लगभग 300 मील दूर था। और वो बच्चा लगातार रात दिन चल के वहां पर रास्ते में खाना किसी से मांगकर या फिर पानी पीकर जिस भी तरह से ले देकर अपनी माँ के पास पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वो अपनी माँ के पास पहुंचा तो उसकी माँ उसे देखकर रोने लगी। वो उसके साथ गले मिलती है और थोड़ी देर उसके साथ बैठती है, लेकिन उसके बाद वो अपने बच्चे को फिर से बताती है कि बेटा अपने घर के हालात काफी ज्यादा बेकार हैं, तुम्हें वापस वहीं पर जाना होगा। मोजेस इटोले रोने लगता है और कहता है कि मैं वहां पर नहीं रह सकता, वहां पर काफी सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके साथ मैं रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। और उसने बताया कि किस किस तरह वो लोग उसे तंग किया करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उसकी माँ भी कहती है कि बेटा अगर हालात अपने घर के देखे जाएं तो ये भी काफी ज्यादा बदतर हैं।
इससे अच्छा तो तुम वहीं पर रहो, कम से कम तुम्हें पेट भर खाना तो मिलेगा। और उसकी माँ अनाथालय में फोन करके अनाथालय वालों को बताती है कि आपका बच्चा यहाँ पर आ गया है, प्लीज आप इसे ले जाइए। लेकिन जैसे जैसे वो 10 साल का होता है तो वो अभी भी इस बात से काफी ज्यादा परेशान था कि अनाथालय में उसके साथ काफी ज्यादा मिसबिहेव किया जाता है। और इसी बात के चलते वो जब 10 साल का होता है तो वो फिर से अनाथालय से भाग जाता है और वो अब की बार अपनी माँ के पास नहीं जबकि अपने बड़े भाई के पास जाता है। और वहां पर जाकर वो उसे बताता है कि प्लीज़ तुम मुझे कोई भी छोटा मोटा काम करवाओ या फिर कुछ भी, जो भी काम तुम बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं उस अनाथालय में अपना टाइम नहीं बिता सकता। तो उसके भाई ने कहा कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम वहाँ पर नहीं रहना चाहते तो तुम मेरे साथ यहाँ पर रह सकते हो, मैं तुम्हें कोई छोटा मोटा काम दिलवा दूंगा ताकि तुम्हें कुछ ना कुछ पैसे भी मिलते रहें। उसके बाद मोजेस इठोले अपने भाई के साथ ही रहकर वहाँ पर कोई ना कोई छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा करने लगता है। लेकिन बात अगर इस एरिया की जाए तो ये भी पूरी तरह से गरीबी से भरा था। अगर कोई व्यक्ति अपना काम करके पैसे कमा लेगा तो वो पेट भर खाना खाकर सो सकता है, नहीं तो उन्हें भी भूखा ही सोना पड़ेगा। इसी तरह वो आसपास में कोई छोटा मोटा काम करके अपना काम चलाता रहा। और इसके अलावा उसने काफ़ी सारे अच्छे काम भी किए, जैसे कि अगर कोई बच्चा अपने माता पिता से दूर है या फिर वो बिछड़ गया है तो वो उन्हें वापस अपने घर पहुंचाने में मदद करता और उन्हें आखिर में यही कहता कि यार मैं तो अपनी फैमिली के पास नहीं रह पाया, जाओ तुम ही अपने परिवार के साथ रह लो। और इसी तरह लोगों की मदद करते करते वो बड़ा हुआ। जब वो बड़ा हुआ तो उसे जो लोग उसे जानने पहचानने वाले थे उनका कहना था कि ये काफ़ी ज़्यादा जेंटलमैन बंदा है, क्योंकि इसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने का सलीका भी है। और बात अगर इसकी ज़िंदगी की जाए तो ये अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सारे अच्छे काम भी करता है। ये सिर्फ अपने आप से काम नहीं रखता जबकि औरों की मदद भी करता है। इसके साथ ही इसने एक ऑर्गेनाइजेशन को भी स्टार्ट किया जिसका नाम था यूथ अगेंस्ट ह्यूमन एब्यूज। और इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करके इसका कहना था कि वो उन सभी चीज़ों पर ध्यान देना चाहता है जो कि एक समय में उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाई। वो चाहता था कि चाहे कोई बच्चा अनाथालय में हो, रोड पर भटक रहा हो, उसके साथ किसी भी तरह का कोई अन्याय नहीं होना चाहिए, इसीलिए इसने ये एसोसिएशन बनाई है। लेकिन बात अगर इसकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में की जाए तो ये पूरी तरह से झूठी थी, क्योंकि ये इसी के सहारे लोगों का रेप और मर्डर किया करता था। ये बात बिल्कुल साफ है कि मोजेस इठोले देखने में एकदम जेंटलमैन था, लेकिन बात अगर उसके गुस्से के बारे में की जाए तो वो काफी ज्यादा बढ़ जाया करता था। उसका गुस्सा बढ़ता भी तब था जब कोई महिला उसकी बात ना मानती या फिर उसे ऊंची आवाज में बात करती तो वो इस बात को सहन नहीं कर पाता। क्योंकि बात अगर इसके दिमागी तौर पर की जाए तो वो अभी भी महिलाओं से काफी ज्यादा नफरत करता था, क्योंकि उसकी माँ ने जो उसके साथ बचपन में किया था वो उसको लेकर अभी भी उनसे काफी ज्यादा गुस्सा था। मोजेस इठोले का मानना था कि इन महिलाओं को तो जीने का अधिकार ही नहीं है, और यही कारण था कि वो महिलाओं का रेप करके उनका कत्ल करने लगा। सबसे पहले तो उसने सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का रेप करना शुरू किया, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया जब वो महिलाओं को मारने भी लगा। ऐसा हादसा सबसे पहले में हुआ जब वो अपनी गर्लफ्रेंड की बहन के साथ कहीं जा रहा था तो उसने अपनी गाड़ी एक वीरान रास्ते की ओर ले ली। उसकी गर्लफ्रेंड की बहन ने भी पूछा कि हम लोगों को तो शहर की तरफ जाना है, आखिरकार तुम उस तरफ क्यों जा रहे हो? तो मोजेस इठोले ने कहा कि मुझे थोड़ा काम है और तुम्हें किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो तुम पैदल ही जा सकती हो। इस तरह का रूड बिहेवियर देखकर उसकी बहन को अजीब जरूर लगा, लेकिन उसे लगा कि शायद ये मजाक कर रहा होगा। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, तुम अपना काम कर लो, उसके बाद हम लोग चल पड़ेंगे। लेकिन जैसे ही वो सुनसान रास्ते पर थोड़ा और आगे पहुंचता है जहां पर कोई भी उन्हें नहीं देख रहा था तो उसने अपनी गाड़ी रोकी और वहीं पर अपनी गर्लफ्रेंड की बहन का रेप कर दिया। और जैसे ही उस लड़की के साथ ये सब हुआ तो वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगी और मोजेस इठोले ने कहा कि अगर तुमने किसी को भी इस बारे में बताया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तो उसकी गर्लफ्रेंड की बहन ने भी कहा कि मैं किसी को इस बारे में नहीं बताऊंगी, प्लीज मुझे मत मारना। इसी तरह टाइम बीतता रहा और उस लड़की ने ना तो पुलिस को कुछ बताया और ना ही किसी और व्यक्ति को। इस बात को जानकर मोजेस इठोले को भी काफी ज्यादा अच्छा लगा कि वाओ, मैंने एक लड़की का रेप कर दिया और आखिरकार उसने किसी को कुछ बताया भी नहीं। इस बात से उसका कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बढ़ गया और उसने ऐसे ही एक लड़की को और पकड़ा और उसका भी रेप कर दिया और उसे भी कहा कि अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और उस लड़की ने भी बिल्कुल पहले वाली लड़की की तरह किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन अक्सर वही लड़कियां मोजेस इठोले से उसी शहर में मिलती रहती थी, तो
जब भी मोजेस इटोले उनसे मिलता तो उनसे नजरें नहीं मिला पाता, जिसके चलते उसने अंदाजा लगाया कि यार मैं अपने ही शहर की इन सभी लड़कियों के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मुझे लगता है मुझे कुछ ऐसी लड़कियों की जरूरत है जो कि मुझे मतलब इस काम के बाद दोबारा कभी मिले ही ना। एक ऐसा एडवर्टाइजमेंट डाला कि मेरे पास इस तरह एक एसोसिएशन है जो कि बच्चों की मदद करती हैं और उसमें मुझे कुछ वर्कर्स की जरूरत है। अगर कोई महिला इस जॉब को करना चाहती हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकती है। ये बिल्कुल एक डेस्क की जॉब है और किसी भी तरह की आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली। और इस एडवर्टाइजमेंट को देखा वही स्वाकाशिका नाम की एक लड़की ने, और वो उससे मिलने के लिए काफी दूर से एक ट्रेन के सहारे उस तक पहुंच पाती है। और जैसे ही वो मोजेस इटोले के पास पहुंचती है तो मोजेस इटोले अपनी गाड़ी लेकर उसे रेलवे स्टेशन पर पिक करने जाता है। और रेलवे स्टेशन से जैसे ही वो लोग शहर की तरफ आने लगते हैं तो उसने रास्ते में एक उजाड़ जगह की तरफ अपनी गाड़ी को मोड़ दिया। उस महिला ने भी कहा कि उस तरफ जहां पर हम जा रहे हैं उस साइड तो मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा, आखिरकार हम लोग इस साइड क्यों जा रहे हैं। तो मोजेस इटोले ने कहा कि ये हमारे ऑफिस जाने का एक शॉर्टकट रास्ता है, अगर तुम्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो तो हम यहाँ से जल्दी पहुंच जाएंगे। उस महिला ने भी कहा कि मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर फिर भी रहने वाले हैं, आपको जिस तरह ठीक लगे वहीं से ले लीजिए। तो वो फिर से वहीं वीरान जगह पर उसको लेकर जाता है। जाने के बाद फिर से उसका रेप करता है और उसे भी यही चेतावनी देता है कि तुमने अगर किसी को कुछ बताया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। ये महिला भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और मोजेस इटोले से कहती है कि ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं कहने वाली। उसके बाद वो उस लड़की को अपनी गाड़ी में वापस बैठाता है और मार्केट की तरफ ले आता है। वहाँ पर मार्केट में लाने के बाद उसे वहीं किसी रोड पर छोड़ देता है। वो महिला वहाँ रोड पर रह तो जाती है लेकिन वो भी इसी बात को सोचती है कि आखिरकार मैंने अपने घर वालों को ये बात बताई थी कि मैं इस तरह जॉब के लिए जा रही हूँ और अब मैं वापस जाऊँगी और बताऊँगी कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया है। तो इस बात को जानकर मेरे घर वाले भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगेंगे। मुझे आखिरकार यहीं पर कोई ना कोई नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए और अपना जैसे भी है खर्चा चलाना होगा। जिसके बाद एक दिन ऐसा भी आया जब उसी महिला ने इसी तरह नौकरी ढूंढते ढूंढते रोड पर दोबारा से मोजेस इटोले को देखा और उसे देखते ही उसे इस बात का पूरा कॉन्फिडेंस हो गया अब तो वो मार्केट में है, अब सबके सामने तो वो मारने से रहा। तो उसने जल्द से जल्द पुलिस के साथ कांटेक्ट किया और अपनी आप बीती बताई कि इस तरह ये मुझे यहाँ पर फंसा कर ले आया और उसके बाद इस तरह ले जाकर मेरा रेप कर दिया। तो पुलिस वहाँ पर आती है और मोजेस इटोले को गिरफ्तार कर लेती है और उसके बयान के तौर पर उस लड़की को भी अपने साथ ले लेती है। लेकिन यहाँ पर भी दिक्कत सामने तब आती है जब पुलिस ने उन दोनों को एक ही गाड़ी में बैठा दिया। तो मोजेस इटोले ने उस लड़की से कहा कि मैंने तुम्हें कहा था कि इस बारे में किसी को कुछ भी मत बताना, मुझसे ही बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने उस दिन तुम्हें जिंदा छोड़ दिया, मैंने उसी दिन तुम्हें मार देना चाहिए था। ये बात आगे बैठे पुलिस वाले भी लगातार सुन रहे थे और वो भी यही सोच रहे थे कि यार तू पुलिस की गाड़ी में बैठा है, कहीं रोड पर नहीं खड़ा जो तू इतने घटिया बयान दे रहा है। वैसे कोई बात नहीं मुन्ना, तू हमारे साथ पुलिस स्टेशन तो चल, वहां पर जाकर हम लोग तेरी खातिरदारी करेंगे। उसे वहां पर ले जाने के बाद कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट में रहते रहते जिस तरह के उसने बयान गाड़ी में दिए थे और उस महिला ने जैसा जैसा उसे बताया उसके तौर पर उसे 6 साल की सजा दी गई। लेकिन सजा के लिए जैसे ही उसे जेल में डाला गया तो वो वहां पर काफी ज्यादा जेंटलमैन बनकर रहा करता था, क्योंकि उसे इस बात की पूरी आस थी कि अगर ये काफी ज्यादा अच्छा बिहेवियर यहाँ पर दिखाएगा तो पुलिस वाले भी यही सोचेंगे कि ये बदल चुका है और उसकी जेल की सजा थोड़ी कम हो जाएगी। और उसका जो सोचना था वो बिल्कुल ठीक था, क्योंकि काफी ज्यादा जल्दी वो जेल से बाहर भी आ जाता है। जेल से बाहर आते ही उसने सबसे पहले फैसला ये लिया कि मैंने जिस तरह लड़कियों का रेप किया है और उसके बाद उन्हें छोड़ दिया धमकी देकर, मैं ऐसा आगे से तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला। जिस भी लड़की का अब की बार रेप करूंगा उसे जान से मार ही डालूंगा, मेरे को कोई रिस्क नहीं लेना। लेकिन जेल से छूटने से पहले उसकी मुलाकात वहाँ उसके साथ जो जेल में एक और बंदी था उसकी बहन उससे मिलने आया करती थी, तो मोजेस इटोले को उसकी बहन से प्यार हो गया। जैसे ही मोजे जेल से बाहर आया तो मार्था नाम की उस लड़की से उसने शादी कर ली जो कि उसके साथ रहने वाले एक अन्य कैदी की बहन थी। वैसे देखा जाए तो अब उसकी जिंदगी पूरी तरह से सेटल थी, क्योंकि वो जेल से भी निकल चुका था, उसे एक लाइफ पार्टनर भी मिल चुका था और अब वो अपनी जिंदगी में कुछ भी करके अपनी लाइफ
सुधार सकता था। लेकिन वही बात अगर उसके दिमाग में अभी भी चल रही औरतों के प्रति नफरत वो कुछ ज्यादा ही हैवी हो रही थी, जिसके चलते उसने बाहर आते ही यही बात सबसे पहले ध्यान में रखी कि मुझे अब जिस भी लड़की का रेप करना है उसे जान से मार डालना है, मुझे कोई भी सबूत नहीं छोड़ना। क्योंकि जो स्वाका मिसा थी उसने जिंदा रहने के बाद उसको पुलिस को पकड़वा दिया था। अब स्वाका मिसा का गुस्सा वो और औरतों पर उतारने वाला था। बाहर आने के बाद उसने शादी की, सारा कुछ उसका इस लाइफ सेटल सी हो गई थी, लेकिन उसने पार्ट टाइम में शुरू किया लड़कियों का रेप करना। वो फिर से उसी तरह का ऑफर अखबार में देने लगा और उसके पास काफी सारी लड़कियों के मैसेज आए कि हाँ हमें इस तरह नौकरी की ज़रूरत है। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे पास सारा की सारे इंतज़ाम मौजूद हैं। और जैसे ही कोई लड़की उसके पास आती तो वो उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाकर किसी सुनसान इलाके में ले जाकर उनका सबसे पहले रेप करता और उसके बाद उन्हें जान से मार डालता, क्योंकि उसे किसी तरह का रिस्क नहीं लेना था। इसी तरह काफ़ी सारी लड़कियां आई और वो उनका रेप करता और इसी तरह वहाँ पर मारकर फेंक देता। और जो सबसे पहले आप लोगों ने एक पुलिस वाले को देखा था जो कि अपने कुत्ते के साथ पिकनिक मनाने के लिए आया था, उसने जो लाशों का ढेर देखा था वो यही लाशों का ढेर है। और वहां पर मिली लाशों से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर मोजे सिठोले ने लगभग कितनी लड़कियों की जान ले ली होंगी और इस तरह ही मारकर वहां पर फेंक दिया होगा। वहां पर जो 10 लड़कियों की लाश मिली थी वो तो सिर्फ एक जगह थी, इसके अलावा और भी 3 जगह ऐसी मौजूद थी जिसके कारण इस केस का नाम ABC मर्डर पड़ा था। इसी तरह एमांडा नाम की एक लड़की मोजे सिठोले के पास नौकरी के लिए आती है और मोजे सिठोले उसे भी वहां पर ले जाकर उसको बड़े ही बेरहमी से रेप करके मार डालता है। लेकिन इस केस के चलते पुलिस ने किसी और व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जो कि अमांडा का ATM कार्ड यूज कर रहा था। दरअसल ये एक चोर था और अमांडा जब मोजे सिठोले के पास आ रही थी तो उसने इसका पर्स मार लिया और बाद में इसका ATM यूज करके हैकिंग के जरिए ATM से पैसे निकाल रहा था। और जब अमांडा की लाश पुलिस वालों को मिली तो उसके ऊपर छानबीन शुरू होने लगी कि आखिरकार ये महिला कहां पर गई थी और इसका जो कोई भी मर्डर करने वाला है वो कौन हो सकता है। तो उन लोगों के सामने ATM का वो CCTV फुटेज आता है, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि इसका ATM इस तरह किसी और व्यक्ति ने यूज किया है और ATM के कैमरे में एक और व्यक्ति कैप्चर हो जाता है जिसने कि अमांडा का ATM कार्ड चुराया था। और इसी बिहाफ पर पुलिस उसे अरेस्ट करने के लिए वहां पर जाती है, लेकिन वो अपने आप को सरेंडर नहीं करता और वहां से भागने की कोशिश करता है। उसके पास एक गन भी मौजूद थी, तो पुलिस वालों ने यही सोचा कि ये हमें गोली ना मार दे, इसके चलते उन्होंने उसे शूट कर दिया। वो तो मर गया, लेकिन अभी भी पुलिस वालों को यही लग रहा था कि जितने भी कत्ल अब तक हुए थे ये सारे के सारे इसी आदमी ने चोरी चकारी करने के लिए किए होंगे। अब ये शूट आउट में मारा गया और ये सारे के सारे अब कत्ल भी बंद हो जाएंगे। लेकिन वही बात अगर मोजे सिठोले के बारे में की जाए तो वो तो अभी भी जिंदा था और वो लगातार इसी तरह कत्ल कर रहा था। लेकिन इस बारे में प्रेस और मीडिया पूरी अच्छे तरीके से जानती थी, क्योंकि मर्डर अभी भी चल रहे थे और यही कारण था कि प्रेस मीडिया पुलिस को समझाने की कोशिश कर रही थी कि कत्ल अभी भी हो रहे हैं, आप लोगों ने किसी गलत बंदे को मार दिया है। लेकिन मोजे सिठोले अभी भी महिलाओं से काफी ज्यादा नफरत करता था। तो एक दिन ऐसा भी आया जब उसका अपनी वाइफ से ही झगड़ा हो गया। वैसे अभी तक उसकी एक बच्ची हो चुकी थी जो कि लगभग 5-6 महीने की थी। उसने अपनी वाइफ के साथ एक दिन झगड़ा किया और बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उन दोनों के बीच तलाक की नौबत आ गई, जिसके बाद वो दोनों अलग हो गए। और अलग होते ही क्या था, मोजे सिठोले के पास तो रहने के लिए घर ही नहीं था। डिवोर्स के बाद उसे उसकी पत्नी ने घर से निकाल दिया और वो इसी तरह रोड पर अपना टाइम बिताने लगा। अब ये मर्डर और ज्यादा बढ़ने लगते हैं क्योंकि मोजे सिठोले अब अपने घर से भी पूरी तरह से फ्री था। और बात अगर दिन रात की देखे जाए तो वो तो सिर्फ और सिर्फ रहने के लिए घर ढूंढ रहा था। वो कभी तो किसी रेलवे स्टेशन पर सो जाता तो कभी कहीं पर। मर्डर अभी भी हो रहे थे और प्रेस भी इस बात को लेकर काफी ज्यादा एक्टिव थी कि जो पुलिस ने पिछली बार बंदा मारा था वो एक इनोसेंट बंदा था। मर्डर तो अभी भी हो रहे हैं और इसी बात को लेकर पुलिस के ऊपर भी पूरी तरह से प्रेशर बना हुआ था कि इस किलर को पकड़ो। उसने अब तक न जाने कितने सारे मर्डर कर दिए थे और उसका कॉन्फिडेंस लेवल कुछ ज्यादा ही बढ़ गया।
और उसने एक लोकल एसटीडी से प्रेस के पास फोन किया और उसने बताया कि मैं वो किलर बोल रहा हूँ जिसने आज पूरे के पूरे साउथ अफ्रीका में कोहराम मचा रखा है। और उसने सारे के सारे उन सभी मर्डर्स के बारे में बताया कि आखिरकार कितने सारे लोगों को मार डाला और उसने इन सभी को किस तरह से अपने जाल में फंसाया और वो लोग किस तरह से इसके जाल में फंस भी गए। मोजेस इटोले ने उसके द्वारा किए गए सभी के सभी खूनों को एक एक करके पूरी तरह से एक्सप्लेन किया और इसके साथ ये भी बताया कि ये जो मर्डर की संख्या है बहुत जल्द और ज़्यादा बढ़ने वाली है। वो उसी इंटरव्यू में ये भी बताता है कि उसने इन सभी औरतों को मारना इसलिए शुरू किया क्योंकि एक लड़की ने उसे फंसाने की कोशिश की और उसी के कारण उसे जेल में लगभग 6 साल बिताने थे, लेकिन थोड़ा जल्दी से वो अपने अच्छे बिहेवियर के कारण छूट गया और जितना जल्दी छूट सका उसने अपने कारनामे उतने ज्यादा जल्दी लोगों के सामने दिखाने शुरू किए। और वो लड़की अगर उस दिन पुलिस को बुलाकर उसे ना पकड़वाती तो शायद ये मर्डर आज हो ही नहीं रहे होते। वो बात उस टाइम स्वाका मीसा के बारे में कर रहा था, जिसने सबसे पहले पुलिस को बुलाकर उसके बारे में बताया था कि सर इसने मेरा इस तरह रेप किया और बाद में मुझे धमकाकर इस तरह रोड पर छोड़ दिया। ये बात प्रेस वालों को भी काफी ज्यादा अजीब लग रही थी कि यार तुमने किसी का रेप किया और वो अब किसी को बताए भी ना, ये तुम्हारा मामला काफी ज्यादा अजीब है। सबसे पहले तो पुलिस वालों को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और उसने मोजेस इटोले से कहा कि अगर तुम सच में ही वो रेपिस्ट और वो किलर हो तो इसके बारे में ऐसा कुछ बताओ जो पूरी दुनिया ना जानती हो, ये सब तो हम भी जानते हैं। तो मोजेस इटोले ने प्रेस वालों को उस जगह के बारे में भी बताया जो कि अभी तक पुलिस वालों ने नहीं ढूंढी थी और वहां पर भी काफी सारी डेड बॉडी मौजूद। ये इंटरव्यू काफी ज्यादा लंबा चला और उसने अपनी सभी बातों को पूरे के पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ बताया और प्रेस वालों ने ये सभी की सभी बातें पुलिस वालों को भी बता रखी थी कि इस तरह एक ऐसा व्यक्ति हमसे बातें कर रहा है जो कि वो किलर होने की क्लेम कर रहा है, जिसने इतनी सारी लड़कियों को मार दिया है। पुलिस वाले भी इस सभी चीजों को वहीं पर खड़े होकर सुन रहे थे और उन्होंने इस बात को चेक किया कि क्या ये सच बोल रहा है। और उन्होंने जब उस जगह पर जाकर चेक किया कि क्या यहाँ पर लाशें मौजूद हैं तो वहाँ पर लाशों के ढेर लगे हुए थे और ये बात भी कंफर्म हो गई कि ये वही किलर है। तो पुलिस को वहाँ पर जितनी भी औरतों की डेड बॉडी मिलती है तो वो चेक करते हैं कि आखिरकार ये सभी की सभी किस चीज से ऐसा रिलेटेड थी कि ये इस किलर के हाथ लग गई। तो उन सभी ने देखा कि इन सभी ने सेम एक एडवर्टाइजमेंट के चलते इस व्यक्ति से कांटेक्ट करने की कोशिश की और यहाँ पर जॉब लेने के लिए आई थी। ये इस शहर की नहीं जबकि किसी और शहर की है। और जब पुलिस ने और ज्यादा छानबीन की और उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानने की कोशिश की जिससे इन्हें ये सभी जॉब के ऑफर आए थे तो उन सभी का करता धरता मोजेस इटोले निकला। और पुलिस ने यह भी चेक किया कि मोजेस इटोले आज से पहले भी जेल जा चुका है और एक लड़की ने इसके ऊपर क्लेम किया था कि इसने इस तरह उसका रेप किया और बाद में ये बात सच भी साबित हुई, जिसके चलते उसे 6 साल के लिए जेल जाना पड़ा था। और ये बात उसने इंटरव्यू में भी बताई थी कि अगर वो लड़की इस तरह अगर मुझे नहीं पकड़वाती तो शायद मैं आज इतना बड़ा सीरियल किलर ना बनता। अब मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने गुनाह छुपाने के लिए इस तरह लोगों को मारना शुरू किया था। जिस नंबर से उन्हें कॉल आया था और ये सारी की सारी एसोसिएशन जिसकी भी है, ये सारे के सारे क्लू मिलाने के बाद आखिरकार वो लोग मोजेस इटोले के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वो वहां पर नहीं था। जिसके बाद वो लोग उसका एक फोटो का इंतजाम करते हैं और पूरे के पूरे साउथ अफ्रीका के अखबारों में उसका फोटो लगवा देते हैं कि ये एक इस तरह का किलर है जिसने अब लगभग पिछले 2 सालों से बड़े ही बुरे तरीके से पूरे साउथ अफ्रीका में आतंक फैला रखा था। तो प्लीज अगर आप लोग इसे देखते हैं तो हमसे कांटेक्ट जरूर करें। और वैसे आप लोग भी समझ सकते हैं कि मोजेस इटोले का अगर पूरे के पूरे देश में अगर अखबारों में फोटो छप गया हो और बताया गया हो कि पिछले 2 सालों से जो कांड इसने रचे हैं जिससे पूरा का पूरा देश हिला हुआ था वो बंदा ये है, तो आखिरकार वो बच कैसे सकता है। और जब ये न्यूज़ खुद मोजेस इटोले ने पढ़ी तो वो पूरी तरह से अंडरग्राउंड हो गया और उसने छुपते छुपाते अपने उसी भाई के पास कॉल किया जब वो 10 साल का था और उसके पास काम मांगने के लिए आया था। अभी भी उसका भाई एक फैक्ट्री में काम कर रहा था। तो उसने कहा कि बताओ अब मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। मोजेस इटोले ने कहा कि मुझे एक गन चाहिए मेरी खुद की सेफ्टी के लिए, मैं किसी को मारना नहीं चाहता। तो उसके भाई ने भी कहा कि बंदूक ऐसे ही नहीं मिल जाती, मैं उसका जुगाड़ करने की कोशिश करता हूँ और रुको मैं तुम्हें शाम तक फ़ोन करता हूँ। और शाम को मोजेस इटोले के भाई का फ़ोन आता है और वो कहता है कि हाँ बंदूक का जुगाड़ हो गया है लेकिन तुम्हें उसे मेरी फैक्ट्री से ही लेकर जाना होगा।
तो वो कहता है कि हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं आ जाऊंगा। लेकिन वही बात अगर मोजी सिठोले के भाई के बारे में की जाए तो उसने ये सभी की सभी बातें जाकर पुलिस को बता दी कि जनाब इस तरह वो मेरा भाई है और उसका मेरे पास फ़ोन आया था कि इस तरह मुझे एक बंदूक की ज़रूरत है। तो पुलिस वालों ने कहा कि थैंक यू, आपने इस तरह आकर ये सभी बातें मुझे बताई, तो अब ये बताइए कि वो आने वाला कब है। तो उसने बताया कि वो शाम को आएगा। तो पुलिस ने भी बिना किसी देरी के अपने एक पुलिस ऑफिसर को उस फैक्ट्री के गार्ड के तौर पर वहां पर खड़ा कर दिया। लेकिन जैसे ही मोजे सिठोले वहां पर आता है और उस गार्ड के रिएक्शन देखता है तो उसे इस बात का शक हो जाता है कि हो ना हो यहाँ पर पुलिस ही उसका इंतजार कर रही है। और वो जैसे ही उस गार्ड के पास पहुंचने वाला था उससे पहले ही वापस हो लेता है। और गार्ड की ड्रेस में खड़ा वो पुलिस वाला उससे पूछता है कि हाँ तुम वापस क्यों जा रहे हो, तुम तो अंदर जाना चाहते थे ना। मोजे सिठोले ने कहा कि कुछ नहीं, मैं गलती से यहाँ पर आ गया था। पुलिस वाला उसे भागकर पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन मोजे सिठोले उससे पहले ही वहां से भागने लगता है। लेकिन पुलिस वाला नहीं चाहता था कि इतना बड़ा किलर उसके हाथ से निकल जाए, तो उसने अपनी गन निकालकर उसके पैर पर और उसके पेट में 2 गोलियां मार दी। इससे मोजे सिठोले मरा तो नहीं लेकिन इंजर्ड पूरी तरह से हो चुका था, जिसके चलते वो भाग नहीं पाया। और कुछ ही देर बाद वहां पर एक एम्बुलेंस को बुलाया गया और मोजे सिठोले को हॉस्पिटल पहुंचाया। 2 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद मोजे सिठोले लगभग ठीक हो चुका था तो उसे कोर्ट बुलाया गया। कोर्ट ने भी यही फैसला किया कि सबसे पहले ले जाकर इससे ये बात पक्की करो कि इसने मारा कितने लोगों को है, उसके बाद ही इसे सजा सुनाई जाएगी। वहां उसे रिमांड के तौर पर पुलिस स्टेशन ले जाया गया और वहां पर ले जाने के बाद उससे पूछताछ करनी शुरू की। उससे बात करते समय मोजे सिठोले ने किसी को कुछ नहीं बताया। उसने सिर्फ और सिर्फ उसने एक ही बात बार बार दोहराई कि मैं सिर्फ और सिर्फ फीमेल पुलिस ऑफिसर से बात करूंगा। लेडी को लाया गया और उसके आते ही मोजे सिठोले ने उसे बताया कि हाँ मैंने लगभग 10 महिलाओं का कत्ल किया है। लेकिन जैसे ही उसने और ज्यादा बातें करनी शुरू की तो उसने पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन बताया कि मैंने इस तरह उसे भी मारा, उसे भी मारा, इस तरह इतनी दूर से एक महिला आई थी, मैंने उसे भी मारा। और इसी तरह लगातार चलते चलते ये बात प्रूव हुई। इसने 10 नहीं जबकि 38 महिलाएं तो वो थी जिसका पूरा का पूरा प्रूफ मिल चुका था। और इसके अलावा भी मोजे सिठोले का कहना है कि काफी सारी और भी महिलाएं थी, ये पूरी नहीं है। तो जब अंदाजा लगाया गया तो लगभग 72 महिलाएं ऐसी मौजूद थी जो कि उसने बड़े ही बेरहमी से मार डाली। लेकिन प्रूव सिर्फ और सिर्फ 38 महिलाओं का हो पाया, जिसके चलते कोर्ट ने इसे गिल्टी पाते हुए 2410 साल की सजा हुई। और वहीं बात अगर पैरोल की जाए, अगर इसे पैरोल पर बाहर जाना हो तो ये 930 साल बाद ही पैरोल ले पाएगा। बात अगर साफ साफ की जाए तो इसने काम तो इतने ज्यादा खतरनाक किए थे कि इतने साल तक इसे जेल में रहना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये अपनी पूरी की पूरी सजा काटकर बाहर निकल पाएगा। वैसे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और आप लोग अगर इस केस से रिलेटेड रियल फुटेज देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों कई बार इंसान ऐसी गलती कर देता है जिसका उसे बाद में काफी ज्यादा पछतावा होता है और वो उसका इलाज ढूंढने लगता है कि आखिरकार मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी ये मिस्टेक सुधर जाए। उसे फिर से पहले जैसा करने के लिए हर व्यक्ति काफी सारी मशक्कत भी करता है। लेकिन आज की जो हम लोग स्टोरी देखने वाले हैं उस व्यक्ति ने, जिसने की वो गलती की थी, उसने तो ये सारी बातें भी सोच ली थी कि आखिरकार वो टाइम ट्रेवल करके किस तरह से वो सारी की सारी प्रॉब्लम को फिक्स कर देगा। और वो उसके ऊपर काफी दिनों तक इसी तरह काम भी करता है। लेकिन आखिर में क्या हुआ और उसका रिजल्ट सामने किस तरह का आया सब जानेंगे जनवरी 2017। ये वो टाइम था जब विलियम हार्वे नाम का एक 26 साल का व्यक्ति अपने कमरे में बड़े ही बेचैनी के साथ, काफी ज्यादा कंफ्यूजन के साथ इधर उधर चक्कर लगा रहा था, क्योंकि आज उसके लिए उसकी जिंदगी का काफी ज्यादा बड़ा दिन होने वाला था। क्योंकि एक लड़की से वो पूछने वाला था कि क्या वो उससे शादी करेगी, जो कि उसकी जिंदगी में 1 महीने पहले ही आई थी। वो अपने रूम को साफ करने लगता है। वहां पर चारों तरफ काफी सारे कपड़े बिखरे हुए थे तो वो उन्हें उठाकर अलमीरा में फिट कर देता है। और दूसरी तरफ उसके दिमाग में यही चल रहा था कि मैं यहाँ पर तो उसे प्रपोज नहीं कर सकता, क्योंकि उसके रूम की अगर हालत देखी जाए तो वो काफी ज्यादा बेकार थी। लेकिन उसके पास इतना ज्यादा टाइम भी नहीं था कि वो उसे लेकर किसी अच्छी सी जगह पर जाए, क्योंकि आज उसकी वो गर्लफ्रेंड जिसे वो प्रपोज करना चाहता था वापिस अपने देश रसिया जाने वाली थी। और इस टाइम विल यूएसए में रहा करता था।
तभी वो लड़की उसके घर पर आती है और वहां बेड पर बैठ गई। वो आखिरी बार उसे गुड बाय बोलना चाहती थी, लेकिन इस टाइम विलियम काफी ज्यादा नर्वस था क्योंकि वो उसे प्रपोज करना चाहता था और वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार मैं ये बात इसे कैसे बोलूं। विलियम के ज्यादा दोस्त नहीं थे और इस टाइम वो एक मैकेनिक के रूप में काम किया करता था। मैकेनिक की शॉप से जब वो शाम को छुट्टी करके वापस घर पर आता तो उसके ज्यादा दोस्त ना हो जाने के कारण वो घर पर ही अकेला लेटा रहता और ज्यादातर टाइम वो साइंस फिक्शन मूवीज को देखने में बिताया करता था। और मूवी देख देख कर जब वो बोर हो जाता तो वहीं पास में ही मौजूद जो जंगल था वो वहां पर निकल पड़ता। जंगल में भी वो अकेला ही जाया करता था और वहां पर जाने के बाद वो अपने दिमाग में जो उसने साइंस फिक्शन मूवी देखी है उन्हीं के तौर पर खुद को एक हीरो की तरह देखने लगता और अलग अलग तरह की अजीबोगरीब एक्टिंग करने लगता, मानो वही स्पाइडरमैन है, वही थोर है और वही आयरन मैन है। अब जिस घर में विलियम रहा करता था वो घर एक मैरिड कपल का था। विलियम ने ये बात सोची थी कि इसी तरह अकेले अकेले मैं अपनी जिंदगी में क्या कुछ कर लूंगा, तो मुझे एक लाइफ पार्टनर की जरूरत है, जिसके बाद मेरी वाइफ होगी, मेरे बच्चे होंगे और उनके लिए मैं हर रोज कमाने के लिए जाया करूंगा। और इसी के तौर पर वो देख रहा था अपने सामने बैठी 26 साल की एना रेपकिना को। एना भी उसे इसलिए काफी ज्यादा पसंद थी क्योंकि उसके विचार उसके साथ काफी ज्यादा मिलते थे। एना के साथ जब वो शादी की अक्सर वैसे ही नॉर्मली बातें किया करता था तो एना कहा करती थी कि जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाकर भेजता है, हम लोग यहाँ नीचे घूमते रहते हैं और एक दिन ऐसा आता है जब हम लोग अपने लाइफ पार्टनर से मिल जाते हैं और देखते ही देखते हमें कुछ समझ नहीं आता, उसके साथ हमारी पर्सनल अटैचमेंट काफी ज्यादा बढ़ जाती है और एक टाइम ऐसा आता है जब वो लोग शादी कर लेते हैं और हर एक व्यक्ति के लिए भगवान ने किसी न किसी को बनाया है। विलियम अभी इन सभी बातों को सोच ही रहा था कि दूसरी तरफ एना बेड पर बैठी हुई थी तो उसने अपनी जेब से उसके लिए अंगूठी निकाली और उसे प्रपोज कर दिया कि क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी। एना सबसे पहले रिंग को देखती है और उसके बाद देखती है विलियम को, जो कि अब काफी ज्यादा नर्वस उसे दिखाई दे रहा था। लेकिन विलियम के प्रपोज करते ही एना काफी ज्यादा खुश हो गई और विलियम को कोई अंदाजा नहीं था कि ये लड़की सच में ही इस बात के लिए हाँ कर देगी और इसीलिए वो काफी ज्यादा नर्वस था। लेकिन जैसे ही एना ने ये बात कही कि मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ और मुझे तुम पसंद हो, तो विलियम की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन एना ने कहा कि अभी तो मुझे जाना होगा, लेकिन 2 महीने बाद मैं वापिस आऊंगी और अब तुमने मुझे प्रपोज कर ही दिया है तो मैं अपनी सारी की सारी शादी की तैयारी करके वापिस आऊंगी। विलियम इस बात को सुनकर काफी ज्यादा खुश हुआ और उसके वो 2 महीने काफी ज्यादा खुशी में बीतते हैं। उसके बाद मार्च 2017 आया जब एना रसिया से यूएसए आ पहुंचती है। वो एयरपोर्ट पर अभी लैंड ही हुई थी कि उसने सामने ही देखा कि विलियम उसका काफी देर से यहाँ पर इंतजार कर रहा है और वो काफी अच्छे कपड़े पहनकर आया है और उसके चेहरे से ही पता चल रहा है कि वो कितना ज्यादा खुश है। ये दोनों ही लोग गाड़ी में बैठकर वापस अपने घर पर पहुंचते हैं और जैसे ही इन्होंने घर पर जाकर घर का दरवाजा खोला तो सामने एक महिला काफी ज्यादा गुस्से में खड़ी थी। एना को कुछ नहीं पता था कि सामने जो ये खड़ी महिला ये कौन है और अगर इसे देखा जाए तो ये इतनी ज्यादा गुस्से में क्यों है। और ये महिला थी 34 साल की मिशेल। दरअसल जिस घर में विलियम रेंट पर रहा करता था ये घर इस महिला का ही था। एना विलियम से कुछ पूछ पाती या फिर उस महिला से कुछ पूछ पाती उससे पहले ही मिशेल ने विलियम से कहा कि ये सब क्या चल रहा है और तुम मेरे साथ अंदर चलो। एना वहीं गेट पर खड़ी रही और विलियम जब अंदर नहीं गया तो वो मिशेल नाम की महिला उसके हाथ को पकड़कर उसे अंदर घसीटते हुए लेकर जाती है। विलियम ने एना से कहा कि तुम अंदर रूम में चलो, मैं 5 मिनट में आता हूँ। एना विलियम के रूम में चली भी गई, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी काफी सारे डाउट थे कि ये महिला कौन है और अगर देखा जाए इसे विलियम को तो ये इसे इस तरह से क्यों पकड़ कर लेकर गई है। कुछ ही देर बाद विलियम एना के पास आता है और एना के दिमाग में अब काफी सारे सवाल थे कि ये महिला कौन है, ये इस तरह से तुम्हें अंदर लेकर क्यों गई थी और ये इतनी ज्यादा गुस्से में क्यों थी। तो विलियम ने इस बात को टालने की कोशिश की, लेकिन एना इन सब बातों का जवाब जानना चाहती थी। वो लगातार इस बारे में और ज्यादा जानने की कोशिश कर रही थी। तो विलियम ने कहा कि वो इस घर की ओनर है। एना अभी भी पूछ रही थी कि वो अगर इस घर की ओनर है तो वो तुम्हें इस तरह से अंदर क्यों लेकर गई थी। तो विलियम ने बताना शुरू किया कि अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं सारी बातें बताता हूँ। और एना ने कहा कि इसमें कोई भी दिक्कत नहीं, तुम सिर्फ इस महिला की मुझे परेशानी बताओ। तो विलियम ने बताया कि तुमसे मिलने से पहले मेरा इस महिला के साथ अफेयर चल रहा था। एना ने कहा कि ये तो पहले ही शादीशुदा है तो ये तुम्हारे साथ अफेयर कैसे चला सकती है। तो उसने कहा कि इसे मुझसे प्यार हो गया और प्यार के आगे किसकी चलती है। अभी भी इसने मुझे अंदर बुलाया था और अंदर बुलाकर
इसने मुझे ये बात कही थी कि ये लड़की यहाँ पर नहीं रह सकती। एना को ये बात सुनकर काफी ज्यादा बुरा लगा कि आखिरकार मैं रसिया से यहाँ पर इस लड़के के लिए आई हूँ और यहाँ पर जो इसका ओनर है घर का वो ये बात बोल रहा है कि मैं तो यहाँ पर रह ही नहीं सकती। तो विलियम ने कहा कि तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं तुम्हारे लिए कहीं और प्रबंध कर दूंगा, ये मेरी जिम्मेवारी। और इसी तरह वो लोग किसी और घर में जाकर रहने लगते हैं। एना ने ये बात विलियम से बोल दी कि अगर अभी भी तुम उसके साथ रिलेशनशिप में हो और उसी के साथ रहना चाहते हो तो मुझे साफ साफ बता दो। लेकिन विलियम ने मना कर दिया और उसने कहा कि उसकी शादी हो चुकी है और अगर देखा जाए मेरी जिंदगी को तो मुझे मेरी जिंदगी में एक मेरी परमानेंट वाइफ चाहिए और काफी सारे बच्चे जो कि मेरा अकेलापन मिटा सकें। मैं एक पूरे परिवार को चाहता हूँ और इस तरह अगर देखा जाए तो मैं अपनी जिंदगी कितने दिन बिता पाऊंगा। एना को लगा कि ये बात बिल्कुल सही है और देखा भी जाए तो कोई व्यक्ति किसी और के साथ कितने दिनों तक इस तरह अफेयर में रह लेगा, उसे शादी तो करनी ही पड़ेगी। उन्होंने जब से अपना दूसरा घर लिया था तो एना के दिमाग में यही चल रहा था कि शायद इसने अपनी उस पुरानी आशिक को यानी कि मिसाइल को छोड़ दिया होगा और उसके साथ अब इसका कोई भी संपर्क नहीं होगा। और इसी तरह सोचते सोचते वो लोग अपनी आगे की जिंदगी के बारे में प्लानिंग करने लगते हैं। उन लोगों ने डेट फिक्स की कि इस दिन जाकर हम लोग शादी करेंगे और जिस दिन उन लोगों को शादी करनी थी उस दिन एना अपनी पूरी ड्रेस में तैयार होकर, जो कि रसिया से वो अपने साथ लेकर आई थी, स्पेशल तौर पर उसे शादी के दिन पहनने के लिए उसे पहनकर तैयार हो गई और उसने विलियम से पूछा कि हमें किस टाइम चलना है। विलियम ने कहा कि कुछ ही देर बाद हम लोग वहां पर पहुंच जाएंगे और देखते ही देखते वो टाइम भी आया जब वो लोग उस जगह पर जा पहुंचे जहां पर उन्हें शादी करनी थी। वहां पर एक काफी अच्छे तरीके से सेटअप जचाया गया था शादी के लिए और वहां का जो नजारा था वो काफी ज्यादा शानदार था क्योंकि वो एक ऐसी जगह थी जहां से दूसरी तरफ काफी बड़ा एक समंदर दिखाई दे रहा था। एना समंदर की तरफ थोड़ा बढ़ती है और वहां से जो ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी उसमें अपनी बाहें फैलाकर वो ये बात सोचने लगती है कि मुझे कितना ज्यादा केयर करने वाला एक हस्बैंड मिला है। और देखा जाए एना को तो उसने अपनी शादी के लिए कुछ ऐसे ही प्लेस के बारे में सोचा था कि इस तरह से हवा चल रही होगी, सारा माहौल शांत होगा, सिर्फ और सिर्फ समंदर की आवाज आ रही होगी और वहां पर मैं और मेरे प्रेमी के अलावा कोई नहीं होगा। वो इन सभी चीजों को अभी महसूस कर फील कर ही रही थी कि दूसरी तरफ उसका ध्यान विलियम के ऊपर जाता है। विलियम अभी भी कॉल पर लगा हुआ था और उसके चेहरे को अगर देखा जाए तो उससे साफ ये बात झलक रही थी कि वो काफी ज्यादा परेशान है। और एना ने विलियम को परेशान सिर्फ उसी टाइम देखा था जब वो मिसाइल से बातें कर रहा हो। एना उसके पास जाती है और उसने जाकर कहा कि तुम इतने स्ट्रेस में क्यों हो और तुम फोन पर बातें किससे कर रहे हो। विलियम कुछ नहीं बोलता और वो एना से सिर्फ यही बात बोलता है कि मैं अभी आने ही वाला हूँ, तुम चलो। लेकिन एना वहीं पर खड़ी रही। विलियम ने जब फोन काट दिया तो एना ने पूछा कि क्या ये मिसाइल थी और विलियम ने कहा कि हाँ। वो लोग वहां पर थोड़ी देर तक वेट करते हैं और उसके बाद विलियम एक जगह पर और भी कॉल करता है और वहां पर भी बात करने के बाद विलियम ने एना से कहा कि जो हमारी शादी करवाने वाला था वो पिछली ही शादी में काफी ज्यादा लेट हो गया और हमारी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई। एना ने भी यही बात सोची कि हो सकता है वो कोई अनाड़ी व्यक्ति हो और वो इस बात को लेकर काफी ज्यादा नर्वस भी होती है कि आज हमारी शादी होने वाली थी लेकिन वो नहीं हो पाई। और इसी बात को सोचकर जब वो विलियम की तरफ देखती है तो वो भी काफी ज्यादा निराश था, लेकिन उसने अपनी हिम्मत जुटाई और विलियम से कहा कि कोई बात नहीं, ये जो हमारी शादी करवाने वाला था यही शायद कोई अनाड़ी व्यक्ति रहा होगा, किसी और व्यक्ति से आप बात कर लीजिए और उसके बाद हम लोग किसी और दिन शादी कर लेंगे। यही बात सोचकर वो दोनों घर की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन इस टाइम विलियम को काफी ज्यादा भूख लगी थी तो उसने एना से पूछा कि क्या तुम कुछ खाना चाहोगी। तो एना ने कहा कि मुझे भी भूख लगी है। तो वो लोग KFC की तरफ निकल जाते हैं और वहां से काफी सारा अपना खाना पैक करवाने के बाद वो लोग अपनी गाड़ी मिलाकर वहां पर उसे खाने लगते हैं। पूरे तरीके से खाना वगैरह हो जाने के बाद वो लोग वापस अपने उसी घर में जाते हैं जहां पर उन लोगों ने मिसाइल से बचकर दूसरा घर लिया था। और वहां पर लगभग 2 दिन बिताने के बाद दोबारा से वो टाइम आता है जब उनकी शादी होनी थी क्योंकि अपॉइंटमेंट आज का ही था। लेकिन शादी करने जाने से पहले विलियम ने एना से पूछा कि क्या हम लोग शादी करने से पहले कुछ देर बातें कर सकते हैं और ऐसी जगह पर जहां पर कोई भी ना हो। एना ने सोचा कि ये मेरी काफी ज्यादा केयर करता है और अब अगर देखा जाए तो हम लोग शादी करने के लिए भी जाने वाले हैं तो हम दोनों को एक दूसरे के ऊपर विश्वास बनाना शुरू कर देना चाहिए क्योंकि इसी से हमारी आगे चलकर जिंदगी चलने वाली है। तो एना ने कहा कि कोई बात नहीं, जहां पर भी तुम जाना चाहो मैं तुम्हारे साथ चल पड़ूंगी। और इसी तरह वो लोग बातें करते करते वहीं पर जा पहुंचते हैं जहां पर अक्सर विलियम
मूवी देखकर अकेले जाकर टाइम पास किया करता था। वो दोनों वहां पर जाते हैं। कुछ देर एक दूसरे के साथ टाइम बिताने के बाद विलियम ने एना से कहा कि हम लोग ये शादी नहीं कर सकते। ये बात सुनते ही एना के दिमाग में भी काफी सारे सवाल आते हैं कि ऐसा अब क्या हो गया कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते। और विलियम ने कहा कि इसका कारण मिशेल ही है। एना ये बात सुनते ही काफी ज्यादा अंदर तक टूट गई और उसने विलियम से कुछ भी नहीं कहा। वो सिर्फ और सिर्फ और ज्यादा गहराई वाले जंगल में चली जाती है। विलियम भी इस बात को बोलकर काफी ज्यादा पछता रहा था, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए मिशेल को, तो वो उससे भी अंदर ही अंदर काफी ज्यादा प्यार किया करता था। वो उस टाइम एना से कुछ भी नहीं बोलता और वापस अपने घर पर आ जाता है। जब अगली सुबह होती है तो दो लोग आकर विलियम के दरवाजे को नॉक करते हैं। विलियम ने दरवाजा खोला। वो पूरे तरीके से नींद में था तो सामने उसने पाया कि दो पुलिस वाले खड़े हैं और उन्होंने विलियम से पूछा कि क्या वो उनकी मदद करने के लिए उनके साथ पुलिस स्टेशन चलेगा। विलियम ने भी कहा कि आप लोग किसके बारे में बात करना चाहते हैं और मैं आप लोगों की किस तरह से मदद कर सकता हूं। तो उन पुलिस वालों ने कहा कि हम आपको पूरी बात बताएंगे, लेकिन उससे पहले प्लीज आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। विलियम भी उन लोगों के साथ पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार हो गया और जब वो लोग पुलिस स्टेशन जा पहुंचे तो उसे पूछताछ रूम में बैठाया गया और वहां पर बैठकर पुलिस वालों ने सबसे पहला जो सवाल उससे किया था वो ये कि क्या तुमने पिछले 2 या 3 दिनों में फ्राइड चिकन खाया है। ये बात सुनते ही विलियम काफी ज्यादा हंसने लगा और उसने कहा कि जनाब क्या आप लोग मुझसे सिर्फ यही बात पूछना चाहते थे, ये तो मैं आपको घर पर ही बता देता। वो हंस रहा था, लेकिन सामने जो पुलिस वाले उससे पूछताछ कर रहे थे वो बिल्कुल भी नहीं हंस रहे थे। और इस बात को जानकर विलियम को यह अंदाजा हो गया कि ये लोग मुझसे मजाक नहीं कर रहे हैं। तो उसने अपनी हंसी को रोकते हुए कहा कि हाँ सर, मैंने लगभग 3 दिन पहले ही फ्राइड चिकन खाया था। ये बात पूछते ही उन्होंने एना के बारे में उससे पूछना शुरू किया, लेकिन विलियम ने साफ इनकार कर दिया कि इस तरह हम लोग वहां जंगल में गए थे, लेकिन उसके बाद मैं उसे वहीं पर छोड़कर वापस आ गया। तो पुलिस वालों ने बताया कि हमें एना की लाश मिली है और इसके बारे में तुम और क्या जानते हो। लेकिन अभी भी विलियम अपनी उसी बात पर अड़ा हुआ था कि हम लोग इस तरह वहां पर जाते हैं। जिसके बाद मैंने उसे ये बात बताई कि हम लोग शादी नहीं कर सकते। वो काफी ज्यादा रोने लगी और उसके बाद वो जंगल में चली गई और मैं वापस अपने घर पर आ गया। तो पुलिस वालों ने उसे KFC का बिल दिखाया, लेकिन बिल दिखाते ही विलियम सारी की सारी बातें समझ चुका था और उसने कहा कि जनाब आराम से आप लोग बैठ जाइए, मैं आप लोगों को पूरी घटना के बारे में बताता हूँ। तो उसने पुलिस से बताया कि मैं और मिशेल काफी दिनों से एक दूसरे के साथ डेटिंग कर रहे थे। वैसे ही हमारा अफेयर चल रहा था। वैसे तो मिशेल की शादी हो चुकी थी, उसके बच्चे भी थे, वो खुद 34 साल की थी, उसका पति भी था। लेकिन जब उसका पति घर से बाहर चला जाता तो हम लोग पीछे से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बनाए हुए थे। मेरी इसी तरह नॉर्मल जिंदगी कट रही थी। मैं अपने मैकेनिक की शॉप पर जाकर काम किया करता था, लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो मेरी जिंदगी अधूरी थी, क्योंकि मेरी जिंदगी में ना तो मेरा कोई परिवार था, ना बच्चे थे, ना बीबी थी। तो मुझे अपना परिवार भी बसाना था। तो मैंने ये बात जाकर मिशेल से कही तो मिशेल ने कहा कि कुछ ही दिनों बाद वो अपने पति को डिवोर्स दे देगी। और ये बात वो लगभग पिछले 3 साल से बोल रही थी, लेकिन अभी तक उसने ना तो अपने पति को डिवोर्स दिया और ना ही मुझे किसी और से शादी करने दी। मैं उसे जेलस करवाना चाहता था, तो मैंने ऑनलाइन इंटरनेशनल डेटिंग करना शुरू किया और वहीं पर मेरी मुलाकात एना से होती है, जो कि रसिया की थी और वो USA घूमने के लिए आई हुई थी। हम लोगों के बीच बातें होती हैं और बातों ही बातों में मुझे पता चलता है कि वो यहाँ पर घूमने के लिए आई हुई है। तो हम लोग पर्सनली जाकर मिलने लगते हैं। पर्सनली मिलते मिलते हम लोग एक दूसरे के काफी ज्यादा नजदीक आ गए और एक दिन ऐसा भी आया जब वो मेरे घर पर आई हुई थी। जब वो कुछ ही देर बाद वापस रसिया जाने ही वाली थी तो मैंने उसे प्रपोज किया और उसे एक रिंग दी, जो कि असल में मुझे मिशेल ने दी थी और मिशेल को उसके पति ने। ये एक काफी ज्यादा अच्छी और महंगी रिंग थी, तो मिशेल के पति ने उसे गिफ्ट दी थी। लेकिन मिशेल ने मुझे प्रपोज करने के लिए वो महंगी रिंग मुझे दे दी और एना को इम्प्रेस करने के लिए मैंने वो रिंग एना को दे दी। मिशेल तो अपने पति को छोड़ ही नहीं रही थी, लेकिन मुझे अपना परिवार भी तो चलाना था। तो मैं एना के साथ और ज्यादा नजदीक आ गया। लेकिन ये बात मिशेल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और मैंने मिशेल से भी ये बात साफ साफ बोल दी थी कि अगर तुम अपने पति को डिवोर्स नहीं देती हो तो मैं एना के साथ ही शादी कर लूंगा। लेकिन अब अगर देखा जाए हमारी बिल्कुल एना के साथ शादी होने ही वाली थी। उस दिन भी मिशेल का ही फोन आया था, जिस दिन हम लोग शादी करने के लिए गए हुए थे। किसी भी तरह से कोई शादी करवाने वाला लेट नहीं हुआ था, जबकि मैंने ही उसे ना आने के लिए कहा था। और अब अगर देखा जाए तो एना और मैं काफी ज्यादा नजदीक आ चुके थे,
जिसके बाद हम लोग एक जंगल में जाते हैं और वहां पर जंगल में ऐना के साथ कुछ टाइम बिताने के बाद मैंने उससे ये बात कही कि हम लोग शादी नहीं कर सकते, लेकिन दूसरी तरफ ऐना ने कोई भी जवाब नहीं दिया। वो रोने लगी और गहरे जंगल में चली गई। मैं अपने आप को काफी ज्यादा शर्मिंदा महसूस कर रहा था और इस बात के भी लायक अपने आप को नहीं समझ रहा था कि मैं आगे चलकर ऐना को अपना मुंह दिखा पाऊंगा, क्योंकि ऐना से शादी करते टाइम भी मैं मिशेल के काफी ज्यादा नजदीक था। तो मेरा दिमाग पूरे तरीके से फ्रीज हो चुका था और मुझे एक यही बात सूझी कि अगर मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है तो इन दोनों में से एक को रास्ते से हटना होगा। और ये बात सोचकर मैं अपनी गाड़ी के पास जाता हूँ और वहां से एक दुनाली बंदूक उठाकर वापस ऐना के पास जाकर उसकी कनपटी पर रखकर चला देता हूँ। ऐना पीछे मुड़ पाती या मुझसे कुछ बोल पाती उससे पहले ही मैंने उसे शूट कर दिया था। और इसके साथ ही मैंने ऐना का जितना भी सामान मेरी गाड़ी में मौजूद था वो सारा का सारा उठाकर वहीं पर फेंक दिया और जितना और कचरा मेरी गाड़ी में था वो भी सारा का सारा मैंने वहीं पर फेंक दिया। लेकिन मेन जो विलियम ने गलती की थी वो ये थी कि उसने उस कचरे के अंदर वो KFC का पैकेट भी फेंक दिया जिसके अंदर खाने का बिल था और उसके ऊपर विलियम की सारी डिटेल लिखी हुई थी। और उसी बिल के कारण आज विलियम पुलिस के सामने बैठा है। विलियम ने कहा कि जनाब मैंने ये सारा का सारा काम कर तो दिया था, लेकिन जैसे ही अगले दिन सुबह होती है तो मुझे ऐना की काफी ज्यादा याद आ रही थी और मैं ये बात सोचने लगा कि मैंने काफी सारी ऐसी हॉलीवुड मूवी देखी हैं जिसमें कि हीरो पहले तो काम को बिगाड़ देता है लेकिन उसे बाद में सुधारने के लिए एक टाइम मशीन का इन्वेंशन कर देता है। और मैं भी एक मशीन का इन्वेंशन करूंगा ताकि मैं अपने पास्ट में जाकर अपनी गलती को सुधार सकूं। और इतनी बात सोचकर ऐना को शूट करने के लगभग 12 या 13 घंटे बाद ही विलियम लग जाता है एक टाइम मशीन बनाने के लिए। वो लगातार इस काम पर 40 से 45 घंटे लगाता है और उसने काफी सारी ऐसी ड्राइंग भी बना ली जिनसे वो एक मशीन को तैयार कर सकता था। लेकिन इन सभी पुर्जों को जोड़ना और उससे भी बड़ी बात कि इस तरह के पुर्जे वो लाएगा कहां से, और ऐसे ही काफी सारी और हेडिक देखने के बाद विलियम के दिमाग में ये बात आ चुकी थी कि ये संभव नहीं। लेकिन अभी भी ऐना के लिए उसका प्यार जिंदा था तो उसने ये बात भी देखी कि काफी सारी साइंस फिक्शन मूवी मैंने ऐसी भी देखी हैं जैसे कि डॉक्टर स्टार्क हुई जिसमें कि जादू से भी व्यक्ति पास्ट में जा सकता है। और उसने काफी सारी इंटरनेट पर ये खोजबीन करनी शुरू की कि आखिरकार वो जादू से पास्ट में टाइम ट्रैवल कैसे कर सकता है। और काफी सारे ऐसे लोगों से भी बातचीत करनी शुरू की जो कि इस बात का दावा कर रहे थे कि वो लोग उसे पास्ट में टाइम ट्रैवल करवा सकते हैं। कुछ एक लोगों ने तो उसे मंत्र भी दिए और उन्होंने कहा कि इसे पूरे मेडिटेशन के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ अगर तुम करते हो तो तुम वो सब कर पाओगे जो कि तुम करना चाहते हो। विलियम इस चीज को आजमाता है और उस मंत्र को गाने के बाद जब उठकर बाहर जाता है तो उसने सोचा कि उसने टाइम ट्रेवल कर लिया है। और वो ऐना के पास जब कॉल करता है तो उसकी तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आता। वो ऐना से मिलने की भी कोशिश करता है जहां पर कि वो आमतौर पर उससे मिला करता था, लेकिन असलियत में बाद में उसे पता चल जाता है कि उसने कोई भी टाइम ट्रेवल नहीं किया और वो अपनी असल की जिंदगी में अभी भी मौजूद है। पुलिस को पूरा मामला समझ आ चुका था कि ये बंदा सिर्फ अपने अकेलेपन को मिटाने के लिए शादी कर रहा था और इस तरह से ऑनलाइन डेटिंग करके एक लड़की के साथ अपना परिवार बसाना चाहता था। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इसने मिशेल को भी नहीं छोड़ा, ये उसके साथ भी रहना चाहता था और इसके साथ भी, यानी कि सामने वाले का कुछ भी हो बस इसे उनमें से एक जरूर मिल जानी चाहिए। और अब अगर देखा जाए तो उनमें से ऐना को तो इसने निपटा ही दिया है। इसे कोर्ट में लेकर जाया गया और वहां पर उसके सारे के सारे कारनामों को जब जज ने देखा तो उसने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा मुकदमा मिशेल के ऊपर भी चला, लेकिन उसे किसी भी तरह की कोई सजा नहीं दी गई क्योंकि मिशेल ने ये बात कभी विलियम से कही ही नहीं कि इस लड़की को तुम्हें मार देना चाहिए। उसने सिर्फ यही रिक्वेस्ट की थी कि या तो तुम इस लड़की को चुन लो या फिर मुझे, और इसी कारण मिशेल को कोई सजा नहीं मिली। वैसे दोस्तों, विलियम ने अपनी गलती सुधारने के लिए टाइम ट्रेवल तक करने की सोची, लेकिन क्या आप लोगों ने भी कभी टाइम ट्रेवल करने की सोची है, वो भी कुछ ऐसी गलती करके जो कि आप अपनी जिंदगी में नहीं करना चाहते थे। अक्सर लोगों से कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं, ऐसी भूल हो जाती हैं जिन्हें कभी सुधारा नहीं जा सकता और उसका खामियाजा उन्हें काफी ज्यादा महंगा चुकाना पड़ता है। और बिल्कुल ऐसे ही एक केस की बात करने वाले हैं आज हम लोग। वैसे बात अगर गलती से किसी लफड़े में पड़ना वो बात अलग है, लेकिन बात अगर इस लड़के की जाए तो इसने तो बिल्कुल मानो यार उड़ता तीर हाथ में लिया था। क्या था पूरा मामला, आइए जानते हैं।
घटना 2018 की है, जब जैक पीटरसन अपने काम के लिए अपने कारखाने जाने के लिए, जहां पर वो पनीर के कारखाने में काम किया करता था, वहां जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका था। वैसे बात अगर जैक के बारे में नॉर्मल जिंदगी में की जाए तो वो काफी ज्यादा मेहनती लड़का था, जो सिर्फ अपने काम से काम रखा करता था और आमतौर पर जिसको उसकी जरूरत हो उसकी दिल खोलकर मदद भी किया करता था। वो हर रोज की तरह अपना पनीर की फैक्ट्री में जाने के लिए तैयार होता है और तैयार होकर बस स्टैंड पर जाकर खड़ा हो गया। अभी उसकी बस नहीं आई थी, लेकिन उसकी बस से जस्ट पहले ही स्कूल की बस आ जाती है और उसमें से स्कूल के बच्चे उतरने लगते हैं और उन्हीं में से उतरने लगती है एक ये लड़की। इसे देखकर जैक का दिमाग भी पूरी तरह से घूम गया, क्योंकि उसने सुनहरे बालों वाली, हरी हरी आंखों वाली और इतनी क्यूट लड़की आज से पहले कभी नहीं देखी थी। इसका नाम जैमी था, जो कि अभी सिर्फ 13 साल की थी। लेकिन बात अगर जैक की जाए तो वो तो इसे लगातार देखता ही जा रहा था, मानो जैक को जैमी काफी ज्यादा पसंद आ गई हो। अचानक से तभी उसकी बस भी आ जाती है और वो बस में चढ़ भी जाता है, लेकिन अभी तक उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ जैमी फैली हुई थी। जैमी ने उसके दिमाग पर मानो पूरी तरह से कब्जा कर लिया हो और वो उसी के बारे में लगातार सोचता जा रहा था। लेकिन उससे भी मजेदार बात तो ये थी कि उसके दिमाग में ये चल रहा था, ये लड़की मुझे किसी भी हालत में चाहिए, ये मुझे काफी ज्यादा पसंद है। ऐसे टाइम पर अगर नॉर्मल तौर पर देखा जाए तो लोग यही सोचेंगे कि हम उसे किस तरह से जाकर प्रपोज करें, किस तरह से उसके दोस्त बने और बाद में फिर हमारी बात आगे बढ़ेगी। लेकिन बात अगर हमारे जैक भाई की जाए तो इसने तो कमाल ही कर दिया। उसने सीधा का सीधा अपने दिमाग में इस बात की प्लानिंग शुरू कर दी कि वो इसकी किडनैपिंग किस तरह करेगा। आज से पहले अगर बात जैक की जाए तो ना तो इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था और ना ही इसने कोई ऐसी हरकत की थी कि इसे किसी पुलिस स्टेशन में जाकर 1 या 2 रात बितानी पड़े। लेकिन अभी भी बात अगर उसके दिमाग की जाए तो उसमें सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि मैं इसे किस तरह से किडनैप करूं और अपने पास रखूं। और उसके बाद वो अपनी फैक्ट्री में काम करने के लिए चला भी जाता है और वापस अपने घर भी आता है। लेकिन अभी भी बात उसके दिमाग की जाए तो उसमें सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि आखिरकार मैं ऐसा क्या करूं कि वो लड़की मेरे पास आ जाए। और एक टाइम ऐसा भी आया जब उसकी प्लानिंग पूरी तरह से तैयार हो गई। लेकिन उसकी क्या थी प्लानिंग, आइए जानते हैं। सबसे पहले उसने अपने घर पर मौजूद एक शॉटगन चुराई, जो कि उसके दादाजी की थी। वैसे बात अगर इस शॉटगन के बारे में की जाए तो ऐसी शॉटगन उन घरों में मिलना काफी ज्यादा आम बात थी, क्योंकि जिस इलाके में वो लोग रहते थे वहां पर काफी सारे शिकारी जानवर आकर अक्सर उन घरों में मौजूद लोगों पर हमला करते रहते थे। तो हर घर में इस तरह की बंदूक मिलना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन बात अगर अभी भी बंदूक की जाए तो इसका तो इंतजाम हो गया, लेकिन वहां पर वो जाएगा, उसे किडनैप करके वापस आएगा तो उसे अपनी पहचान भी छिपानी थी। तो उसने जुगाड़ किया एक बड़ी कैप का, जो कि उसके पूरे के पूरे मुंह को बड़े ही आसानी से कवर कर सकती थी। और उसने अपने लिए एक जोड़ी दस्ताने भी खरीदे, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जहां पर उनके घर पर जाकर उसे वो किडनैप करके लाने वाला है वहां पर उसके किसी तरह के कोई फिंगरप्रिंट रहे। इन सब चीजों के अलावा भी उसने एक गाड़ी का इंतजाम किया, क्योंकि उसे पता था कि वो किडनैप करके उसे पैदल तो लाने से रहा, तो किसी चीज में बैठा कर लाएगा तो उसके लिए गाड़ी तो चाहिए ही। उसने इससे पहले ही इस बात का पता लगा लिया था कि जैमी का घर कहाँ पर है, उसके घर में मौजूद लोग कितने हैं और किस टाइम वो अकेली होती है। तो ये सभी के सभी जुगाड़ लगाने के बाद वो अपनी पूरी तैयारी करके उनके घर के पास जाता है और बाहर से ही उनके घर की लाइट का कनेक्शन काट देता है। लेकिन जैक जैमी के घर के अंदर घुस पाता, इतनी हिम्मत वो भी नहीं कर पाया और इसी तरह के उसने 2 ट्राई किए, जिसके बाद वो उसके घर के बाहर से ही लौटकर वापस आ गया। वो वापस तो आ जाता, लेकिन वापस आने के बाद उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात रहती कि यार मैं इसी तरह जाता रहूंगा, लाइट काटता रहूंगा और बाहर से ही वापस आ जाऊंगा, तो ऐसे कैसे बात बनेगी। और इसी तरह लगातार चलते चलते 15 अक्टूबर 2018 को उसने फिर से कोशिश की और अब की बार हम लोग कहें तो दुर्भाग्य से उसकी बात बन भी गई। वो अपनी गाड़ी लेकर, अपने दस्ताने वगैरह पहनकर, पूरी तरह से उस कैप को पहनकर जैमी के घर पर जाता है। उसने अपनी गाड़ी को जैमी के घर से थोड़ा दूर ही रोक दिया, ताकि जैमी को इस बात का अंदाजा ही नहीं हो कि बाहर भी कोई आया है,
इस टाइम बात अगर जैमी की जाए तो वो अपने घर पर ही अपने कुत्ते के साथ खेल रही थी, लेकिन उसके कुत्ते को इस बात का आभास जरूर हो गया था कि बाहर कोई ना कोई आया है, जिसके चलते वो बाहर की ओर भौंकने लगता है। जैमी इस बात को देखने के लिए कि हमारा कुत्ता इतनी रात को यहाँ पर इस तरह क्यों भौंक रहा है और हम लोग बड़े ही मजे से खेल रहे थे, लेकिन ये खेलना छोड़कर वहाँ खिड़की के पास जाकर भौंक रहा है, तो जरूर कोई ना कोई बात होगी। और जब वो विंडो से बाहर देखती है तो वो पाती है कि एक आदमी अपने हाथों में दस्ताने पहनकर अपने फेस को पूरी तरह से कवर करके उनकी घर की तरफ आ रहा है। इस बात को देखकर जैमी काफी ज्यादा घबरा गई और उसने अपने पिता के कमरे की तरफ भागना शुरू कर दिया। वो अपने पिता के रूम के बाहर जाकर नॉक करती है और जब उसके पिता उठकर आते हैं कि रात काफी ज्यादा हो चुकी है, आखिरकार तुम्हें क्या परेशानी है, तो उसने बताया कि इस तरह मैंने एक व्यक्ति को अपने घर के बाहर देखा जिसने अपना पूरा मुंह कवर कर रखा था और बात अगर उसके हाथों की जाए तो उसमें एक बंदूक थी। इस बात को लेकर उसके पिता भी काफी ज्यादा कंफ्यूजन में पड़ गए कि हो ना हो आज तो लगता है चोर आ गए। तो उसके पिता भी अपनी गन लेकर अपनी टॉर्च लेकर मेन दरवाजे की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन उन्होंने दरवाजे की तरफ जाने से पहले अपनी वाइफ डेनिस और अपनी बेटी जैमी को कहा कि तुम घर के अंदर जाओ और बाथरूम में छुप जाओ, हो सकता है यहाँ पर फायरिंग हो और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी भी तरह से नुकसान पहुंचे। और वो दोनों माँ बेटी बिल्कुल ऐसा ही करती हैं। उसके पिता घर में मौजूद जो भी खिड़की के पास अंदर के पर्दे थे उन सभी को फैला देते हैं ताकि बाहर का कोई भी व्यक्ति अंदर की तरफ ना देख पाए, क्योंकि रात के अंधेरे में जब घर की लाइट जल रही होती है तो बाहर का व्यक्ति अंदर बड़े ही आसानी से देख सकता है। तो उन्होंने चारों तरफ पर्दे लगाए और मेन गेट पर जाकर जैमी के पिता ने पूछा कि आप कौन हैं और इतनी रात यहाँ पर क्या करने आए हैं। तो जैक ने कहा कि मैं पुलिस से हूँ। उन दोनों के बीच अभी भी शीशे का दरवाजा लगा हुआ था, जिसके चलते वो आपस में एक दूसरे को लाइट मारकर देख सकते हैं। अभी भी बात अगर जैक की जाए तो उसने अपना वो चोरों वाला कैप उतार दिया था और अभी वो दोनों फेस टू फेस बातें कर रहे थे। जैमी के पिता ने कहा कि अगर आप पुलिस से हैं तो प्लीज आप मुझे अपना आईडी कार्ड दिखाइए। इतना सुनते ही जैक ने अपनी गन उठाई और जो शीशे का दरवाजा उन दोनों के बीच था उसके ऊपर बंदूक रखकर चला दी। दूसरी तरफ जो जैमी के पिता खड़े थे वो सभी गोलियां कांच को तोड़कर उनके अंदर से निकल गई और देखते ही देखते जैमी के पिता मारे गए। गोली की आवाज सुनकर दूसरी तरफ मौजूद जैमी और उसकी माँ जो कि बाथरूम में छुपे हुए थे उन्हें भी काफी ज्यादा घबराहट होने लगी और उन्हें इस बात का शक भी होने लगा कि वो बाहर वाला जो बंदा था वो भी बंदूक लेकर आया था और ये आवाज जो नीचे से बंदूक की गोली की आई है ये हमारी गन की नहीं थी। तो जो बाहर आया था उसने जैमी के पिता के ऊपर गोली चलाई होगी और हो सकता है वो मारे गए हों। जिसके बाद जैमी की माँ बाथरूम से बाहर निकल कर आती है और बेडरूम में जाकर 911 के पास कॉल करती है और बताती है कि इस तरह हमारे घर के हालात कुछ ऐसे हैं। एक अननोन बंदा आधी रात को हमारे घर पर आया है और वो नीचे गोलियां चला रहा है। मेरे पति भी वहीं पर हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक एक भी गोली नहीं चलाई। मुझे नहीं पता कि नीचे के हालात क्या है, लेकिन प्लीज आप यहाँ पर आकर हमें कवर कीजिए। मेन गेट अभी तक नहीं खुला था, सिर्फ और सिर्फ कांच टूटा था और दूसरी तरफ जैमी के पिता की लाश पड़ी थी। जैक अभी भी दरवाजे को धक्का मारता है और उसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जब उससे दरवाजा नहीं टूटता तो उसने दूसरा फायर उस दरवाजे के लॉक पर किया और देखते ही देखते वो लॉक भी टूट गया। जिसके बाद तो जैक सीधा जैमी के घर में घुस जाता है। वो घर के अंदर आकर सारे के सारे कमरों को खंगोल देता है, सारे के सारे जो उनके स्टोर रूम थे उन सभी को देख लेता है, लेकिन बात की जाए तो सभी के सभी रूम खाली थे सिवाय एक बाथरूम के। उसे पता चल गया कि जैमी और उसकी माँ यहाँ पर छिपे हुए हैं, तो उसने उस बाथरूम के बाहर जाकर जैमी को और उसकी माँ को कहा कि क्या आप लोग अपने आप बाहर आ जाएंगे या फिर मुझे यहाँ पर भी गोलियां चलानी पड़ेंगी। लेकिन जैमी और उसकी माँ अभी भी उस दरवाजे को नहीं खोलती हैं, तो उसने सबसे पहले तो सोचा कि मैं यहाँ पर भी गोली चला दूं, लेकिन उसके बाद उसने ये बात भी सोची कि हो सकता है ये गोली जैमी को लग जाए और मैं नहीं चाहता कि उसके ऊपर किसी भी तरह का खतरा आए। तो उसने लगातार अपने कंधे से उस दरवाजे के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते लगभग 10 या 15 बार धक्के मारने के बाद आखिरकार वो टूट जाता है।
जब वो उसे खोलकर देखता है तो सामने जैमी की माँ जैमी को अपने कंधे से लगाकर बड़े ही बुरे तरीके से घबराई हुई है और जैमी की भी अगर इस टाइम बात की जाए तो वो रो रही है। और जैसे ही वो बाथरूम के अंदर जाता है तो अंदर जाते ही सबसे पहले जैमी की माँ से कहता है कि आपने तो बड़े ही बुरे तरीके से मुझे थका दिया। जिसके बाद उसने सबसे पहले तो जैमी को अपने पास बुलाया और उसके बाद अपनी शॉटगन का मुंह उसकी माँ की तरफ करके उसे भी गोली से उड़ा दिया। अब अगर इस घर की हालत देखी जाए तो यहाँ पर जैक, जैमी और 2 लाशें मौजूद थी जो कि जैमी की माता पिता की थी। उसने बिना देरी किए जैमी को उठाया और अपनी गाड़ी में ले जाकर बैठा दिया और कहा कि अगर तुम्हें नहीं मरना है तो चुपचाप यहीं पर बैठे रहना और भागने की तो सोचना भी मत, क्योंकि तुमसे तेज इस बंदूक की गोली चलती है। चुपचाप जैमी वहीं पर बैठ गई और वो निकल पड़ते हैं हाईवे की तरफ। लेकिन कुछ ही देर बाद जैक को सुनाई पड़ते हैं पुलिस के सायरन और उसे इस बात का अंदाजा हो गया था कि जब ये माँ बेटी छत पर बाथरूम में छुपी हुई थी तो इन्होंने पुलिस के पास फोन किया होगा। और बात अगर पुलिस स्टेशन की जाए तो वो तो इस तरफ है। अगर मैं सीधा चलता रहा तो आगे जाकर पुलिस वालों से मिलूंगा और वो लोग मिलने के बाद जो मेरा हाल करेंगे वो तो जैमी भी जानती है। तो उसने जल्द से जल्द अपनी गाड़ी घुमाई और दूसरी तरफ से वहां से निकल लिया। पुलिस ने जाकर जब उनके घर पर देखा कि जैमी की माँ का क्या हाल है जिसने उनके पास कॉल किया था, उसके पिता का क्या हाल है, तो उन्हें भी काफी ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 लाशें बची थी। और बात अगर जैमी की जाए तो वो तो यहाँ से जैक जैमी को वहां से लगभग 100-110 किलोमीटर दूर किसी और जगह पर ले जाता है जहां पर किसी को इस बात का अनुमान ही नहीं था कि ये इस बच्ची को किडनैप करके लाया होगा। और वैसे भी वो किसी पब्लिक प्लेस पर उसे लेकर नहीं गया, जबकि जंगल के बीच जहां पर काफ़ी दूर दूर घर होते हैं वहां एक घर के अंदर उसे ले जाकर बंद कर दिया। पुलिस अभी भी दूसरी तरफ जैमी को ढूंढ रही थी और इस बात की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी कि यहाँ पर क्या हुआ, कौन आया और आखिरकार 2 लोगों को मारने के बाद तीसरी लड़की को वो कहां पर लेकर गया होगा। उन्होंने जैमी के घर से जैमी की फोटो ले ली और उसे बड़ा बड़ा करके पूरे शहर में चिपकवा दिया। लेकिन अभी भी बात अगर जैमी के बारे में की जाए तो उसे जैक ने एक घर के अंदर ही बंद कर रखा था और वहीं पर उसे खाने पीने की चीज ले जाकर देता और पूरी तरह से अगर देखा जाए तो मानो उसे नजरबंद ही कर रखा था। जैमी भी जब उसके चंगुल में फंसी हुई थी तो उसने चिल्लाने की या फिर वहां से भागने की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे पता था कि ये कितना बड़ा दरिंदा है, ये उसे भी मारने में बिल्कुल देर नहीं लगाएगा। जैसे कि इसने उसके माता पिता को मार दिया, बिल्कुल एक गोली इसकी तरफ भी छोड़ देगा और वो गोली इसकी जान ले लेगी। जैक उसे घर से बाहर नहीं निकलने देता था और लगभग दिन के 14 से 15 घंटे जैमी के एक बिस्तर पर ही गुजर जाते थे, क्योंकि वो अक्सर उसे वहीं पर किसी बेड के ऊपर या फिर किसी और जगह पर बांधकर उसके मुंह में कपड़ा ठूसकर अपने घर की तरफ भी चला जाया करता था, क्योंकि अगर वो अपने घर पर नहीं गया तो उसके घर वाले भी इस बात की मिसिंग कंप्लेंट डाल देंगे कि हमारा बच्चा इस तरह से गायब है। और ये बात अगर पुलिस तक पहुंची तो उन्हें ये बात अंदाजा लगाने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगेगी कि इस तरह ये लड़की भी गायब है और इसके यहाँ 2 कत्ल हुए हैं, दूसरी तरफ ये लड़का गायब है जिसके घर से लड़के के साथ साथ उनके घर वालों की गन भी गायब है। तो वो इस बात को रिलेट ना करें, इसीलिए अक्सर जैक अपने घर पर जाता रहता था और वो उन्हें बताता कि मेरी यहाँ से कहीं और नौकरी लग गई है और मैं वहीं पर रहूंगा, यहाँ पर मेरा आना थोड़ा कम ही रहेगा। इसी बीच उसे पैसों की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, तो उसने काफ़ी जगह पर अपना रिज्यूम डाला कि मैं इस तरह इस चीज़ को कर सकता हूँ और मुझे एक नौकरी चाहिए। और इसी तरह काफ़ी सारी कंपनियों में उसके रिज्यूम देखने के बाद उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया भी गया। एक दिन ऐसा भी आया जब उसने जैमी को बड़े ही अच्छे से खिलाया और कहा कि आज मैं थोड़ा लेट आने वाला हूँ तो तुम अच्छे से खाना खा लो, हो सकता है रात को हम लोग लेट खाना खाएं। उसने उसे बड़े ही अच्छे से खाना खिलाया और उसके बाद उसे उस घर में एक कमरे में बंद कर दिया। जैमी को इस बात का पता चल चुका था कि ये आज शाम को थोड़ा लेट आने वाला है और अगर मैं थोड़ी कोशिश करूं तो आज मैं यहाँ से भाग सकती हूँ। उसने वहां पर मौजूद एक खिड़की को तोड़ने का प्लान बनाया और लगभग 2 से 3 घंटे लगातार कोशिशों के बाद उसने आखिरकार उस खिड़की को तोड़ भी दिया। वो उस खिड़की से बाहर निकलती है और बाहर निकलकर रोड की तरफ भागने लगती है। लेकिन बात अगर यहाँ के आसपास के इलाके की जाए तो यहाँ पर उसे सिर्फ एक ही घर दिखाई दे रहा था
और वो था इसका खुद का घर। बाहर बर्फ भी काफी ज्यादा पड़ रही थी जिसके कारण काफी ज्यादा ठंड थी। उसके पास इतने ज्यादा अच्छे कपड़े भी नहीं थे कि वो इस ठंड में बाहर ज्यादा देर तक सरवाइव कर पाए, लेकिन फिर भी उसने ठंड को सहन करते करते एक रास्ता पकड़ा और उसी पर चलना शुरू कर दिया। जैसे ही वो लगभग 1 या 1.5 किलोमीटर आगे जाती है तो वहां पर एक उसे महिला मिली। जब उस महिला ने जैमी को पहली नजर में देखा तो वो भी इस बात को लेकर काफी ज्यादा हक्की पक्की रह गई कि इतनी सर्दी में ये लड़की इतने पतले कपड़ों में यहाँ क्यों घूम रही है। जैमी जल्द से जल्द उस महिला के पास जाती है और वो कहती है कि प्लीज आप मेरी मदद कीजिए, मैं यहाँ पर गुम हो चुकी हूँ, मुझे यहाँ पर किडनैप करके लाया गया था। मैं वहां से जान बचाकर बाहर तो निकल आई, लेकिन अब मैं रास्ता भूल चुकी हूँ। वो महिला भी बहुत जल्द जैमी को पहचान जाती है क्योंकि जैमी के पोस्टर पूरे शहर में लगे हुए थे कि ये बच्ची पिछले 3 महीनों से गायब है। वो जैमी को लेती है और अपने घर ले जाती है। वहां पर ले जाने के बाद अपने कुछ कपड़े देती है और कुछ देर उसे आग के सामने बैठाती है और दूसरी तरफ पुलिस के पास कॉल करती है कि इस तरह जो जैमी लड़की गुम हुई है, आपने पूरे के पूरे शहर में बैनर लगवा रखे हैं, वो इस तरह मुझे मिल गई है और वो मेरे पास ही है और जैमी ने ही मुझे बताया है कि इस तरह उसे एक लड़के ने किडनैप कर रखा था, तो प्लीज आप लोग अपनी फोर्स लेकर यहाँ पर आ जाइए, हो सकता है वो लड़का यहाँ आने ही वाला हो। पुलिस वहां पर आ जाती है और जैमी की जब पूरी तरह से पहचान हो गई तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, ये लड़की मिल गई, लेकिन इसे किडनैप करने वाला कौन था। जैमी ने सारा का सारा अपना हाल बताया और पुलिस वालों को बताया कि उसे इस घर में इस तरह कैद करके रखा गया था। पुलिस वालों ने कहा कि ठीक है, जैसे ही जैक वापस आता है हम उसे वहीं पर हिरासत में ले लेंगे। और देखते ही देखते लगभग 2-2.5 घंटों बाद ही जैक अपना इंटरव्यू देकर जब वापस आता है और आकर जैसे ही दरवाजा खोलता है तो वो सामने देखता है कि पुलिस वाले तो उसका इंतजार कर रहे हैं और देखते ही देखते पुलिस वालों ने उसे अरेस्ट कर लिया। जब उसे पुलिस पकड़ लेती है तो उसने कोई भागने की कोशिश या फिर किसी तरह का पुलिस के ऊपर उल्टा अटैक भी नहीं किया, जबकि उसने कहा कि ओके मैं पकड़ा गया तो ठीक है, चलो अब पुलिस स्टेशन चलते हैं। वो लोग उसे पुलिस स्टेशन लाते हैं, उसके ऊपर मुकदमा भी दायर होता है और उसे उम्र कैद की सजा भी सुनाई जाती है क्योंकि उसने 2 लोगों का बड़ा ही बेरहमी से कत्ल किया और एक लड़की को काफी दिनों तक बंदी बनाकर अपने पास रखा। लेकिन दोस्तों ये बात काफी ज्यादा अजीब थी कि एक जो नॉर्मल बच्चा है, हर रोज अपने काम पर जाता है, कैसे उसका दिमाग एकदम से इस चीज पर जाता है कि मुझे तो इसका अपहरण करना है। जिस व्यक्ति का आज तक कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रहा, आखिरकार वो कैसे सीधा का सीधा इस बात को सोच सकता है कि मुझे कुछ ऐसा भी करना है। लेकिन इस स्टोरी को देखकर हम लोग सिर्फ इतनी ही बात कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति द्वारा लिया गया एक गलत डिसीजन उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर सकता है। 22 जुलाई 2018 आखिरकार क्या हुआ था उस दिन जो तातियाना स्पिनर अपनी बिल्डिंग के 14वें माले से सीधा नीचे आ गिरती हैं। देखते ही देखते वहां पर लोग इकट्ठे हुए और पुलिस आ पहुंचती है। लेकिन ऐसा क्या हुआ था जो ये 14वीं माले से सीधा नीचे आ गिरी? क्या हुआ था इसके साथ? किसी ने इसका कत्ल किया था, ये डिप्रेशन में थी या फिर ये कोई नॉर्मल एक्सीडेंट था? सब जानेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं हूं नवीन और आप लोग देख रहे हैं ऑफबीट पॉडकास्ट का एक और नया एपिसोड। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ऐसे ही काफी सारी स्टोरी मैं लेकर आता रहता हूं। और इसी के साथ यार वीडियो को लाइक जरूर किया करो क्योंकि वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है। इस वीडियो में काफी सारे ऐसे फुटेज हैं जिन्हें मैं कम्युनिटी गाइडलाइंस के कारण यहाँ पर नहीं दिखा सकता, तो अगर आप लोग वो रियल वीडियो रियल फोटो देखना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज जरूर डाल दें। और अगर आप लोग शाउट आउट चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जाकर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। इसी के साथ चलिए जानते हैं कि आखिरकार तातियाना के साथ आखिरकार ऐसा क्या बीता था और उसकी जिंदगी में क्या चल रहा था। तातियाना एक 29 साल की काफी ज्यादा खूबसूरत महिला थी और उसका इंटेलिजेंट का तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि वो एक वकील थी। इसके पति का नाम लुइस मनवाला था जो कि एक यूनिवर्सिटी में बायोलॉजी का प्रोफेसर था। वैसे तो इनकी जिंदगी देखने में काफी ज्यादा वेल सेटल्ड लग रही थी और बिल्कुल मजेदार थी। जैसा कि हम लोग फोटोज से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्होंने अपनी लाइफ में हर तरह से मजा लेने की कोशिश की है, चाहे वो ट्रैवल में हो, टूर में हो या फिर नाइट आउट में। जिनकी शादी 2013 में हुई थी और वो अभी भी काफी अच्छे भले इन फोटोज में लग रहे हैं। तातियाना जैसे ही अपने दोस्तों के साथ अक्सर बाहर डिनर पर जाती या फिर कहीं घूमने के लिए जाती तो उसके शरीर पर काफी सारे निशान मौजूद थे
और उसके दोस्त अक्सर इस बारे में पूछा भी करते कि तुम्हारे शरीर पर ये इतने निशान किस चीज के हैं। लेकिन बात अगर तातियाना के बारे में की जाए तो तातियाना इसे सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा एक्सीडेंट बोलकर बात को पलट देती। लेकिन असल में अगर देखा जाए लुइस मनवाला के बारे में, जो कि उसका हस्बैंड था, तो वो पूरी तरह से तातियाना के ऊपर कंट्रोल करना चाहता था और वो यही बात कहा करता था कि जितनी भी तुम्हारी सैलरी वगैरह आती है उनका सारा का सारा हिसाब मुझे दो और तुम्हें जितना भी खर्चा चाहिए उसकी तुम चिंता मत करो, वो तुम मुझसे लिया करो और अपनी सारी की सारी सैलरी मुझे दे दो। तातियाना बिल्कुल ऐसा ही करती, लेकिन फिर भी उसके पति के दिमाग में अगर किसी तरह का कोई स्ट्रेस होता, गुस्सा होता, तो वो उसे तातियाना के ऊपर उतार देता, जिसके बदले वो उसे या तो पीटना शुरू करता या फिर उसके कपड़े ही फाड़ना शुरू कर देता। इसके अलावा भी तातियाना ने काफी बार अपने एक पर्सनल, जो कि उसकी काफी ज्यादा करीबी फ्रेंड थी, उसे बताया कि जो उसका हस्बैंड है पहले उससे काफी ज्यादा प्यार किया करता था, लेकिन जैसे जैसे शादी के दिन बीतते जा रहे हैं और लगभग आज 5 साल हो चुके हैं, तो आज में और पहले दिन में काफी ज्यादा अंतर आ चुका है। पहले उन दोनों की बात काफी ज्यादा मिला करती थी, एक दूसरे की वो बातों को समझने की कोशिश किया करते थे, लेकिन हालात अगर आज के देखे जाएं तो वो पूरी तरह से, यानी कि लुइस पूरी तरह से उसे कंट्रोल में लेने की कोशिश करता है और सिर्फ एक ही बात बोलता है कि जो मैं बोल रहा हूं तुम्हें वो कोई गलत बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरी सुना करो और मुझसे किसी भी चीज को तुम्हें अगर करना हो तो उसकी राय मुझसे ही लिया करो। इसी तरह सारा कुछ चल रहा था। एक दिन कुछ ज्यादा ही उनके बीच भिड़ंत हो गई, जिसके बाद उन दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोग खाने के लिए बाहर जाएंगे और वहां पर बैठकर अपने मामले को सुधारने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप लोग इस सीसीटीवी फुटेज में देख भी सकते हैं, यहाँ पर ये लोग खाना खाने के बाद वापस अपनी गाड़ी के साथ अपने अपार्टमेंट में आते हैं, लेकिन अपार्टमेंट के नीचे ही जैसे ही वो अपनी गाड़ी लेकर आते हैं तो यहाँ पर आते ही गाड़ी के अंदर ही उन दोनों की लड़ाई होने लगती है। ये लड़ाई लगातार बढ़ती ही जा रही थी, जिसके बाद कुछ ही देर बाद वो लोग अपार्टमेंट की पार्किंग में पहुंचते हैं और वहां पर पहुंचते पहुंचते इनकी लड़ाई ने काफी ज्यादा भीषण रूप धारण कर लिया, जिसके बाद लुइस तातियाना को मारने पर उतर आता है और वो उसे पकड़कर अपनी गाड़ी से बाहर निकालता है और अपनी गाड़ी के ही सहारे लगाकर उसके ऊपर चढ़ जाता है, यानी कि मानो अभी उसे वो मुक्के मार मार कर उसकी जान ले लेगा। तातियाना अपने आप को यहाँ से बचाती है और अपने आप को बचाते बचाते वो लिफ्ट में जाकर चढ़ जाती है, लेकिन जब तक वो वहां से बचकर अपने अपार्टमेंट तक ऊपर तक पहुंच पाती, लुइस वहां पर आ पहुंचता है और उसे उस लिफ्ट में ही जकड़ लेता है। यहाँ पर भी तातियाना अपने आप को उससे बचाकर लिफ्ट से निकलकर वापस बाहर आने की कोशिश करती है, लेकिन लुइस उसे पकड़ लेता है और बड़े ही गंदे तरीके से वहीं पर उसे मारने लगता है। अब तक लिफ्ट का दरवाजा भी बंद हो चुका था और तातियाना पूरी तरह से लुइस के कब्जे में थी। वो उसे वहीं पर काफी ज्यादा धमकाने लगता है और डराने लगता है। अब जो ये इसे धमका रहा है और ये तातियाना जैसे ही लिफ्ट में भागकर अंदर आई है, इसे ही हम तातियाना की आखिरी फुटेज भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके बाद वो कभी किसी के सामने जिंदा वापस नहीं आ पाई। वो लोग ऊपर जाकर अपने अपार्टमेंट में पहुंचते हैं और वहां पर भी काफी ज्यादा लड़ाई करते हैं, जिसकी आवाजें उनके पड़ोसी भी बड़े ही आराम से सुन सकते थे। इसी तरह लड़ाई करते करते उन्हें लगभग 10 से 15 मिनट बीत चुके थे, लेकिन सभी पड़ोसी सिर्फ इसी बात को सोच रहे थे कि ये आम एक पति पत्नी के बीच की लड़ाई है और हो ना हो ये थोड़ी देर बाद शांत हो जाएंगे। लेकिन ये शांत नहीं हुए, जिसका परिणाम सामने ये आया कि उस घटना के लगभग 5 या 10 मिनट बाद ही तातियाना 14वें फ्लोर से सीधा जमीन पर आ गिरती है और उसकी वहीं पर मौत हो गई। उसके पड़ोसी इस चीज को देखते हैं कि तातियाना जैसे ही अपनी खिड़की से बाहर निकलती है और नीचे गिरती है, तो वो लोग उसे नीचे गिरते हुए देख पाते हैं और उन्हें पता चल गया कि हो ना हो ये लड़ाई कुछ हद से ज्यादा ही बढ़ चुकी है और उन्होंने पुलिस को कॉल कर दिया। पुलिस वहां पर आकर उस बॉडी को चेक करती, जो कि अभी अभी तातियाना की ऊपर से आकर नीचे गिरी थी, तो बॉडी वहां से पूरी तरह गायब हो चुकी थी। वहां पर सिर्फ और सिर्फ खून के धब्बे मौजूद थे और पुलिस वालों ने कोशिश की कि हम लोग यहाँ आसपास में ही थोड़ा उसे ढूंढ लेते हैं, हो सकता है वो बॉडी यहीं पर हो, लेकिन वहां पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि असल में वो बॉडी लुइस के द्वारा वापस से लिफ्ट में ले जाकर अपने अपार्टमेंट में पहुंचा दी गई थी। वो वीडियो भी इंटरनेट पर आज मौजूद है, जहां पर लुइस ने तातियाना को उठाकर उस लिफ्ट से अपने अपार्टमेंट तक पहुंचाया, लेकिन वो देखने में इतनी ज्यादा दिल दहला देने वाली है कि मैं आप लोगों को यहाँ पर YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस के कारण दिखा ही नहीं सकता।
अगर आप लोग वो रियल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज डाल दीजिए। लेकिन यार इंस्टाग्राम पर भी मैं हाथों हाथ मैसेज नहीं कर पाता, क्योंकि काफी बार बहुत सारे ऐसे व्यूअर आ जाते हैं जो कि बोलते हैं कि हमें ये वीडियो चाहिए, तो उसमें थोड़ा लेट हो जाता है। तो मैं आप लोगों को रिप्लाई जरूर करूंगा, प्लीज आप लोग ये मत बोलिए कि मैं आपको रिप्लाई नहीं करता हूँ। दूसरी तरफ लुइस इन सभी घटनाओं के बाद काफी ज्यादा घबरा गया। वो अपने साथ उस डेड बॉडी को अपने रूम में तो ले आता है, लेकिन अभी भी काफी सारा खून लिफ्ट में मौजूद था, जिसे वो दोबारा से जाकर साफ करने लगता है। वो तातियाना का वो सारा का सारा ब्लड साफ करके वापस अपने रूम में आता है। तब तक पुलिस भी वहां पर आ चुकी थी। पुलिस के आते ही वो वहां से भागने की कोशिश करता है और लगभग वहां से भाग भी चुका था। पुलिस ने जैसे जैसे उनके पड़ोसियों ने बताया कि इस घर में काफी ज्यादा लड़ाई हो रही थी और बाद में तातियाना ही थी वो जो कि नीचे आकर गिरी थी, तो उन लोगों ने जाकर तातियाना के अपार्टमेंट में चेक करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वो लोग उस रूम के बाहर पहुंचे तो अंदर कोई भी नहीं था। पुलिस ने पहले तो दरवाजा नॉक किया और यही आस की कि शायद अंदर से कोई दरवाजा खोलने के लिए आएगा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। पुलिस ने जबरदस्ती दरवाजा तोड़ा और अंदर जाकर जैसे ही देखा तो वहां पर कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ तातियाना की लाश मौजूद थी। पुलिस को अभी तक ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि आखिरकार इसे मारने वाला कौन हो सकता है। वैसे जिस तरह से उसके पड़ोसियों ने बताया था कि इस तरह इसकी और इसके पति की काफी ज्यादा लड़ाई हो रही थी, तो पुलिस वालों ने थोड़े एविडेंस चेक करने की कोशिश की और सामने आए ये सीसीटीवी फुटेज, जिनमें से काफी सारे तो आप लोग देख ही चुके हैं और काफी सारे ऐसे भी मौजूद हैं जिन्हें मैं यहाँ पर नहीं दिखा सकता। और उन्हीं में से एक वो भी है जिसमें वो तातियाना को अपने हाथों में उठाता है और बाद में लिफ्ट में लेकर आता है जब वो मारी जाती है। उसमें वो काफी ज्यादा चिल्ला चिल्ला कर उसे बोल रहा था कि मेरी जान, मैं तुमसे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ, ये मुझसे क्या हो गया, तुम एक बार फिर से उठ जाओ, मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं दोहराऊंगा। ये सब फुटेज देखकर पुलिस वालों को इस बात का पता चल गया कि ये बंदा पहले तो लड़ाई करता हुआ अपनी पत्नी के साथ अपने अपार्टमेंट में जाता है। पहले तो पुलिस वालों ने ये देखा कि वो दोनों लड़ाई करते हुए अपने अपार्टमेंट में जाते हैं और उसके कुछ ही देर बाद लुइस तातियाना को मरे हुए हालत में वापस अपने अपार्टमेंट में लेकर जा रहा है। तो हो ना हो यही वो बंदा है जिसने इसे मारा होगा। वो लोग जल्द से जल्द लुइस की तलाश शुरू करते हैं और लुइस पुलिस को उस जगह से लगभग 200 मीटर दूर मिलता है जहां पर वो काफी ज्यादा घबराया हुआ था और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। पुलिस उसे पकड़ लेती है और पूछताछ के लिए अपने साथ लेकर जाती है। उसने बार बार पुलिस वालों को यही समझाने की कोशिश की कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं, हम लोगों के बीच लड़ाई हो रही थी, लेकिन मैंने उसे नीचे नहीं फेंका और मैं बेगुनाह हूँ। हाँ, मैंने उसे मारा पीटा जरूर था, लेकिन मैं उसका कातिल नहीं। जब हम दोनों के बीच लड़ाई हो रही थी तो तातियाना बालकनी के पास जाती है और कहती है कि मैं यहाँ से छलांग लगा दूंगी। मैंने उसे ये सब करने से मना किया और कहा कि वापस मेरे पास आ जाओ, और मैं उसे इसी तरह मना करते करते उसके पास जा रहा था। लेकिन इसी बीच पता नहीं उसका बैलेंस बिगड़ा या फिर उसकी खुद की मर्जी थी कूदने की, वो नीचे कूद गई। वैसे उसे धकेलने में या फिर नीचे गिराने में मेरा कोई हाथ नहीं। तो पुलिस वालों ने पूछा कि अगर तुम इतने ही बेगुनाह थे तो यहाँ से भाग क्यों रहे थे, और यहाँ पर तुम अपनी बीवी को ऊपर मरे हुए छोड़कर यहाँ से भाग क्यों गए। तो उसने बताया कि जनाब, हम लोग यहाँ पर बड़े ही मजे से अच्छा टाइम बिता रहे थे, लेकिन आज यहाँ पर मेरी वाइफ की लाश पड़ी हुई थी, तो मैं उसे देखकर काफी ज्यादा घबरा गया और मैं यहाँ पर नहीं रह सका, जिसके बाद मैं यहाँ से निकल गया। और आप लोग भी जानते हैं कि मैं ज्यादा दूर नहीं भागा था, जबकि यहीं पर थोड़ी दूर जाकर अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा था। और वैसे भी जब हम लोग यहाँ से बाहर गए और वापस इस तरह हम लोग लड़ाई करते करते वापस आ रहे थे, और उसी लड़ाई झड़प में मुझे पता ही नहीं चला कि मैं इतना ज्यादा गुस्सा कैसे हो गया, जिसके कारण मैंने उसे हद से ज्यादा पीटा। पुलिस ने जैसे ही वो सारे के सारे सीसीटीवी फुटेज देखे, सारे के सारे एविडेंस देखे, तो उसमें ये साफ साफ नजर आ रहा था कि इसने उसको पीटने की कोशिश की और वो इससे बचकर भागने की कोशिश कर रही थी। लेकिन ऐसा कोई भी एविडेंस वहां पर मौजूद नहीं था जिसमें ये बोला जा सके कि इसी ने उसे धक्का देकर मारा है। और दूसरी तरफ एक उनका पड़ोसी ऐसा भी सामने आता है कि सर, जब मैंने उसे आखिरी बार देखा था जब वो बिल्डिंग से नीचे गिर रही थी तो वो काफी ज्यादा चिल्ला रही थी। लेकिन जब तातियाना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो उसमें ये पता चला कि जब तातियाना को ऊपर से गिराया गया होगा या फिर वो खुद गिरी होगी तो उस टाइम उसकी गर्दन टूट चुकी थी, जिसके कारण उसकी मौत हो चुकी थी। और इस घटना के बीच लगभग जैसे कि उसको मारा गया और बाद में नीचे फेंका गया, तो इन दोनों चीजों के बीच 10 मिनट का टाइम रहा होगा।
और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई लाश आए और वो नीचे गिर जाए। पुलिस अभी तक काफी ज्यादा कंफ्यूज थी, क्योंकि एक तरफ तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बताया जा रहा था कि उसके गिरने से लगभग 10 मिनट पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी, और दूसरी तरफ उसकी पड़ोसन जो ये बता रही थी कि वो चिल्लाती चिल्लाती नीचे गिरी है। तो अब सच्चाई क्या है? इसी तरह कुछ देर और इस केस पर रिसर्च चलती है और उसके बाद यही डिक्लेयर किया गया कि सबसे पहले इसने उसे मारा होगा और उसके बाद नीचे फेंक दिया, क्योंकि किसी आम व्यक्ति से सुनने देखने में गलती हो सकती है, लेकिन बात अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जाए तो वो इंसानों के अंदाजे से कहीं ज्यादा बेहतर है और वो काफी ज्यादा रियल घटना को हमारे सामने लाती है, जिसके बाद लुइस को कसूरवार ठहराते हुए जेल पहुंचा दिया गया। वैसे दोस्तों, आप लोगों का क्या अंदाजा है कि वहां ऊपर क्या हुआ होगा? क्या लुइस की पड़ोसन सही बोल रही थी, लुइस सही बोल रहा था, या फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वैसे दोस्तों, आज का शाउट आउट टेक्नो दास को, एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नई रोमांचक वीडियो के साथ।